कहानी की शुरुआत एक बारिश की रात से होती है और एक लड़का जमीन पर कुछ लिख रहा था। साथ ही एक रिचुअल पढ़ रहा था जिसमें वो किसी हायर बीइंग को बुला रहा था। वो फेम, फॉर्चून और एब्सोल्यूट पावर मांगता है, साथ ही बहुत सारा वेल्थ भी, ताकि वो अपनी मां की गंभीर बीमारी का इलाज करवा सके और कर्ज चुका सके, ताकि दोनों की जिंदगी बेहतर हो सके। उसके फोन पर मैसेजेस आते रहते हैं जिसमें लिखा होता है कि उसकी लोन रिक्वेस्ट रिजेक्ट हो गई है, और साथ में डेट कलेक्शंस के भी मैसेजेस आते हैं। वो अपने हाथ आसमान की तरफ उठाता है और एक अजीब सा चेहरा बनाता है, अपनी सोल और बॉडी की ऑफर देता है, यहां तक कि एक सर्वेंट बनने को भी तैयार हो जाता है। उसकी आंखों में दिखता है कि कुछ पास आ रहा है, और अगले ही सेकंड एक बिजली की कड़क सीधे वहीं गिरती है जहां वो खड़ा था। इसके बाद वो बेहोश रहता है, जब तक कि आखिरकार वो अपनी आंखें खोलता है और उठने की कोशिश करता है। उसे लगता है जैसे उसका सिर फटने वाला है, और उसे बस इतना याद है कि वो कंपनी में था और किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। बगल में देखता है तो उसे पानी का एक बड़ा पडल दिखता है जिसमें उसका चेहरा रिफ्लेक्ट हो रहा है, और उसी मोमेंट वो डर जाता है और पूछता है कि उसका चेहरा इतना क्यों बदल गया है। लेकिन उसकी सरप्राइजेज यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि उसके सामने एक विशाल पेड़ खड़ा है और वो समझ नहीं पाता कि वो कहाँ है। अचानक उसके दिमाग में एक आवाज गूंजती है जो उसे बधाई देती है। फिर एक किताब अपीयर होती है और कहती है कि उसे सक्सेसफुली समन किया गया है, इसीलिए वो 3 विशेस ग्रांट करेगी और उसे कुछ भी मांगने की परमिशन देगी। एमसी हैरान है क्योंकि वो एक बोलती हुई किताब देख रहा है, और प्लैनेट अर्थ पर ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती थी, और वो सोचता है कि क्या चांस से वो ट्रांसमाइग्रेट हो गया। वो किताब को कवर से कवर तक एनालाइज करने लगता है, क्योंकि अपेरेंटली उसे कुछ विशेस मिली हैं। हालांकि उसे लगता है कि 3 विशेस बहुत कम है। इसी वजह से उसके दिमाग में एक ब्रिलियंट आइडिया आती है कि उसकी पहली विश ये होगी कि ये किताब 10 और विशेस ग्रांट करे, क्योंकि वो हमेशा से कुछ ऐसा ट्राई करना चाहता था। किताब एक भयानक मुंह खोलती है और कुछ बिजार चीज में ट्रांसफॉर्म होने लगती है। साथ ही कहती है कि उसे लगा कि कॉन्ट्रैक्ट में कोई प्रॉब्लम है। चेन डर जाता है ऊपर देखकर, क्योंकि किताब सिंपली एक विशाल डीमन बन जाती है जो बस इतना कहता है कि ये ह्यूमन एक नई सोल है। एमसी जमीन पर डरा हुआ बैठा रहता है, क्योंकि वो समझ नहीं पाता कि सोल या कॉन्ट्रैक्ट की बात का क्या मतलब है, और पूछता है कि वो मॉन्स्टर एग्जैक्टली क्या है। डीमन क्लियर करता है कि एक मियर मॉर्टल उसके एग्जिस्टेंस के बारे में जानने के वर्दी नहीं है, और उसे बस इतना जानना चाहिए कि उस बॉडी के ओरिजिनल ओनर ने अपनी सोल का यूज करके उसे समन किया था, और चूंकि सोल कंज्यूम हो गई, इसलिए एक और बीइंग ने उस बॉडी को ऑक्यूपाई कर लिया जो उसकी होनी चाहिए थी, और क्लियर करता है कि ये उसे प्रॉपर्टी बनाता है। एमसी टेरिफाइड है ये सब सुनकर, क्योंकि सब कुछ इंडिकेट करता है कि वो सच में किसी और बॉडी में, किसी और वर्ल्ड में ट्रांसमिग्रेट हो गया और एक सेक्रीफाइस के तौर पर यूज किया गया। वो भागने का डिसाइड करता है क्योंकि उसे जल्दी से एस्केप करना है, लेकिन डीमन बस अपनी उंगलियां स्नैप करता है और चैन की बॉडी बिना किसी रीजन के आग पकड़ने लगती है। डीमन एक्सप्लेन करता है कि जब कॉन्ट्रैक्ट रेडी होता है और वायोलेट किया जाता है तो उसे पनिशमेंट के तौर पर क्रूल टॉर्चर सहना पड़ेगा। वो उसे एक पैथेटिक ह्यूमन भी कहता है, वीक होने के लिए, और वॉर्न करता है कि बेहतर है कि वो अंत में मर जाए, हालांकि अभी भी जिंदा। एमसी कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट के लॉ के अकॉर्डिंग अगर ग्रेटर फोर्सेस की वजह से ब्रीच होता है तो पार्टी बी रिस्पॉन्सिबिलिटी से एग्जेम्प्ट है, और चूंकि खुद डीमन ने इंटरफियर किया और वो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं कर सका तो रिस्पॉन्सिबिलिटी सुपीरियर की है, और इसीलिए वो कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच करने के लिए उसे किल नहीं कर सकता। डीमन मुड़ता है और पूछता है कि क्या सच में एक मॉर्टल उस पर रूल्स इंपोज करने की कोशिश कर रहा है, और वो रिप्लाई देता है कि वो अवेयर है कि उसके सामने का मॉन्स्टर एक पावरफुल एग्जिस्टेंस है और वो उसे उसी मोमेंट किल भी कर सकता था, फिर भी नहीं किया। तो वो डिड्यूस करता है कि ये कुछ और नहीं बल्कि एक टेस्ट है, ये देखने के लिए कि वो सूटेबल कैंडिडेट है या नहीं, और अपनी कॉन्फिडेंट गेज के साथ पूछता है कि क्या चांस से वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के क्वालिफाइड था। डीमन एक मोमेंट के लिए चुप रहता है और जोर से हंसने लगता है, सिचुएशन को बहुत इंटरेस्टिंग पाते हुए, क्योंकि वो पहली बार किसी ह्यूमन को अपने साथ निगोशिएट करने की हिम्मत करते देख रहा है, और कन्फेस करता है कि उसने उसमें एक सर्टेन इंटरेस्ट जगा दी है। इसी वजह से वो एमसी के सामने कॉन्ट्रैक्ट समन करता है और कहता है कि उसने डिसाइड किया है कि अगर एक ह्यूमन उसकी एक विश ग्रांट कर सकता है तो वो खुद उसे नई जिंदगी देगा, और अपने हॉरिफाइंग चेहरे के साथ कहता है कि वो चाहता है कि वो उसे 999 से ज्यादा विशेस ग्रांट करे, और वॉर्न करता है कि सोचने के लिए ज्यादा टाइम नहीं है। चेन आउटरेज्ड है ये सुनकर, क्योंकि डीमन ने ब्लेटेंटली उसकी विश कॉपी कर ली। वो फ्यूरियस हो जाता है क्योंकि करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है, और आंसर देता है कि वो अपने नए बॉस को ओबे करेगा। इस तरह सोल कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाता है, जिसमें स्टेट किया जाता है कि कॉन्ट्रैक्टर अपनी सोल देता है और कॉन्ट्रैक्ट के इशुअर की 999 कंडीशंस फुलफिल करनी होंगी,
और एक बार कंप्लीट होने पर इशुअर अप्रोप्रिएट रिवॉर्ड्स ग्रांट कर सकता है। इसके बाद एमसी निकलता है और अपने घर के सामने पहुंचता है, हालांकि पक्के तौर पर नहीं जानता कि वो सच में उसका घर है या नहीं, क्योंकि उसके न्यू बॉस ने सिंपली उसे वहीं छोड़ दिया था। उसे याद आता है जब उसे पोर्टल से एक्सपेल किया गया था, जबकि किताब ने उसे बताया था कि जो चाहे करे और वो जल्दी वापस आएगी कुछ ऑर्डर देने के लिए। वो इस बारे में थॉटफुल हो जाता है क्योंकि उसने इमेजिन किया था कि उसके साथ एक स्लेव की तरह ट्रीट किया जाएगा, और ऐसा नहीं था। और चूंकि वो एग्जैक्टली नहीं जानता कि क्या करना है, वो बस जिंदगी को आगे बढ़ाने का डिसाइड करता है। वो घर का दरवाजा खोलता है और अंदर जाकर पूछता है कि क्या घर में कोई नहीं है। साथ ही ये भी नोटिस करता है कि फैमिली की सिचुएशन उसके इमेजिन से ज्यादा मुश्किल है। वो टेबल पर पड़ा एक पेपर उठाता है और शॉक्ड रह जाता है ये देखकर कि ये 2 लाख का लोन कॉन्ट्रैक्ट है, और समझ नहीं पाता कि उस बॉडी के ओरिजिनल ओनर किस हेलिश सिचुएशन में था। अचानक कोई अपीयर्स होता है और उस पर आयरन बार से वार करता है, उसे दूसरी साइड रूम के उस पार फेंक देता है। आदमी पूछता है कि क्या चांस से वो मर गया था, क्योंकि उसने उसकी कॉल्स इग्नोर करने की हिम्मत की। उसका एक हेंचमैन उसे केयरफुल रहने को कहता है कि उसे किल न कर दे, लेकिन दूसरा रिप्लाई देता है कि ये फाइन है क्योंकि एमसी एक थीफ है और उसकी बॉडी रेजिस्टेंट है। चेन फ्यूरियस होकर मुड़ता है और पूछता है कि वो कौन है, लेकिन उसे सीधे पेट पर एक और ब्लो मिलता है। और ब्लॉन्ड गाय क्वेश्चन करता है कि क्या वो भूल गया कि उसने 7 दिन पहले कर्ज लिया था, और क्या चांस से वो ड्रग्ड है। वो काउंटलेस किक्स मारना शुरू कर देता है। साथ ही एमसी की मां को एक स्टूपिड बूढ़ी औरत भी कहता है, क्योंकि वो एक यूजलेस इंसान का कर्ज चुकाने के लिए अपनी जिंदगी रिस्क करेगी। और पूछता है कि क्या दोनों हमेशा ट्रैश रहेंगे। वो बस अपनी डिफेंस करता रहता है, जबकि ये सुनने के लिए फोर्स्ड किया जाता है कि वो एक यूजलेस थीफ है, बिल्कुल अपनी मां की तरह, और वो दोनों जीने के वर्दी नहीं है। इस मोमेंट वो याद करता है जब वो छोटा था और उसकी मां ने पूछा था कि क्या वो थीफ बनना छोड़ना चाहेगा। वो आंसर देता है कि नहीं, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसकी मां इतनी हार्ड काम करे। और ये भी कहता है कि उसे एक नाइटमेयर आया था जहां उसने ड्रीम देखा कि उसे हर दिन हैंडीक्राफ्ट्स बनाने पड़ते थे, जब तक कि एक दिन वो सो गई और फिर कभी नहीं उठी। वो ये सुनकर सरप्राइज्ड है और स्माइल करते हुए अपना हाथ उसके सिर पर रखती है और उसे वरी न करने को कहती है, क्योंकि सब कुछ ठीक हो जाएगा। और उसकी इमेज उसके सामने अपीयर होती है, उसे कंफर्ट करने की कोशिश करते हुए, क्योंकि वो बस इतना चाहती थी कि वो खुद पर ज्यादा बिलीव करे। ये मेमोरीज उसे फ्यूरी से भर देती हैं, और अपने सामने के ब्लॉन्ड को देखते हुए वो सीधे उसके मुंह पर एक पंच मारता है, जो उसे पूरी फोर्स के साथ रूम के दूसरी तरफ उड़ा देता है। हेंचमैन, जो ध्यान नहीं दे रहा था, चौंक जाता है कुछ को अपनी साइड से बुलेट की तरह गुजरते देखकर। वो देखते हैं कि प्रो पूरी तरह वॉल के अगेंस्ट स्मैश हो गया है। दोनों मुड़ते हैं और कहते हैं कि कुछ गड़बड़ है, और एमसी को देखते हुए पूछते हैं कि क्या चांस से उस ऑरा का मतलब है कि वो स्टार लेवल बन गया। वो अपने फ्राइटनिंग चेहरे के साथ क्वेश्चन करता है कि लो क्लास के किसी की सोशली और इकोनॉमिकली राइज करने की कोशिश में क्या प्रॉब्लम है, सबको चुप रहने को कहते हुए, क्योंकि उसका मूड नहीं है। जुंगू इरिटेटेड दिखता है क्योंकि जो वो देख रहा है एमसी सिर्फ क्लास ई के स्टेज 2 पर है, और फिर भी वो एरोगेंट हो रहा है। इसी वजह से दोनों स्लोली चलना शुरू करते हैं, अग्री करते हुए कि वो उसे एक अच्छा लेसन देंगे ताकि वो एक बार और हमेशा के लिए सीख जाए। एमसी अपनी बॉडी में पावर को फ्लो करता महसूस करने लगता है और इमेजिन करता है कि ऑरिकल और क्लास ई के स्टेज 2 के बारे में जो उसने बुलीज को बात करते सुना था, वो शायद उसके अंदर की पावर के बारे में हो सकता है, और बिलीव करता है कि वो प्रॉबेबली उससे हायर लेवल का है। अचानक जुंगू अटैक करता हुआ अपीयर होता है, लेकिन चेन नोटिस करता है कि वो मूवमेंट्स पूरी तरह देख सकता है और इसलिए आसानी से अटैक डॉज कर लेता है, जिससे वो जमीन पर गिरता है। अगले ही सेकंड वो उसके पीछे अपीयर होता है और सीधे बड़े आदमी के सिर पर एक किक मारता है, जिससे चारों तरफ ह्यूमन केचप फैल जाता है। जेम्स स्केयर्ड होकर आगे बढ़ता है, क्योंकि जहां तक वो जानता था एमसी क्लास स्टेज 2 का था, और समझ नहीं पाता कि वो इतना फास्ट और स्ट्रांग कैसे हो सकता है। लेकिन वो कॉन्फिडेंट फील करता है क्योंकि वो एक ब्लाइंड स्पॉट में है और शायद वो उसकी रिब्स भी तोड़ सकता है। ये थॉट यूजलेस है क्योंकि चेन अपनी बैग के साथ भी अपना पैर उठाता है और सीधे उसके पेट पर एक किक मारता है, जिससे वो उल्टी करता है और समझ नहीं पाता कि वो कैसे जानता था कि वो कहां है बिना देखे भी, और इसी वजह से वो रूम की दूसरी साइड फेंक दिया जाता है। वो अपनी जिंदगी के लिए बेगिंग करने लगता है क्योंकि उसे कोई आइडिया नहीं है कि एमसी इतना स्ट्रांग कैसे हो गया, और क्लेम करता है कि वो सिर्फ ऑर्डर्स फॉलो कर रहा था क्योंकि सब कुछ के लिए रिस्पॉन्सिबल लिनू था। चेन उस नाम को क्वेश्चन करता है और क्लियर करता है कि वो कर्ज सेटल कर देगा, और इसीलिए वो चाहता है कि वो उसे बॉदर करना बंद करे। तुरंत जायमे अपने कोलीग्स को पकड़ता है और घर छोड़ देता है। एमसी एक मोमेंट के लिए साइलेंट रहता है और पूछता है कि क्या चांस से उसका बॉस देख रहा था। उसी मोमेंट डिमोनिक किताब एक पोर्टल के थ्रू अपीयर होती है, कन्फेस करते हुए कि वो सरप्राइज्ड है कि वो उसकी प्रेजेंस सेंस कर पाया। एमसी पॉइंट आउट करता है कि उसने एक स्ट्रेंज पावर महसूस की और इसीलिए इमेजिन किया कि उसे स्लाइट हेल्प मिल रही थी।
उसका बॉस रिप्लाई देता है कि एग्जैक्टली वैसा ही था, क्योंकि अगर उसने थोड़ी पावर लैंड नहीं की होती तो वो प्रॉबेबली मर गया होता। वो एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि ज्यादा से ज्यादा वो किताब को अपने गोल्डन फिंगर के तौर पर सोचता है, क्योंकि अगर वो हर टाइम पावर लैंड कर सकती है तो उसे किसी से डरने की जरूरत नहीं होगी। ईविल गॉड पूछता है कि क्या वो ड्रीम देख रहा है, क्योंकि पावर कुछ ऐसी चीज नहीं है जो एक मियर मॉर्टल यूज कर सके, और उसे तो लकी मिला उस टाइम जो लिमिट पार नहीं की, वरना बुलीज का गैंग बिना उसे छुए ही डेड गिर गया होता। एमसी क्वेश्चन करता है कि क्या एक डीटी के लिए काम करने का कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि अगर वो स्ट्रॉन्गर हो जाता तो उससे रिक्वेस्ट की गई विशेस फुलफिल करना ईजियर होता। किताब उसे वरी न करने को कहती है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग वो उसे एक यूजफुल रिवॉर्ड देगी, लेकिन अभी डिसाइड नहीं किया है कि वो क्या होगा, और ऑलरेडी वॉर्न करती है कि वो अपनी पावर फिर से लैंड नहीं करेगी जब तक कि वो मरना ना चाहे। चैन ये सुनकर अपसेट हो जाता है। ईविल गॉड सोचता है कि असल में उसका कॉन्ट्रैक्टर उसकी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा निकला, क्योंकि उसने न सिर्फ उसकी पावर ली बल्कि उसे बहुत अच्छे से कंट्रोल भी किया, और सोचता है कि क्या चांस से एमसी उसका पॉइंट ऑफ डेस्टिनी है। चैन क्यूरियस होकर पूछता है कि दूसरी विश क्या होगी जो उसे फुलफिल करनी होगी। किताब क्वेश्चन सुनकर कंफ्यूज्ड हो जाती है, और एमसी पूछता है कि क्या वो नहीं चाहता कि वो 900 से ज्यादा विशेस फुलफिल करे। ईविल गॉड एक्सप्लेन करता है कि उसने अभी किसी के बारे में नहीं सोचा है, और उसे रिलैक्स रहने को भी कहता है, क्योंकि उसने बहुत सारी विशेस की हैं, और जब टाइम आएगा तो लड़का समझ जाएगा। चैन कुछ नहीं समझ पाता और पूछता है कि उसे क्या करना है, और उसका बॉस बस उसे कहता है कि जो चाहे करे। वो वरीड हो जाता है, क्योंकि वो उस वर्ल्ड के बारे में कुछ नहीं समझता, और ट्रस्ट कर रहा था कि उसे कोई ऑर्डर मिलेगा और उस ऑर्डर से वो जान जाएगा कि कहां जाना है, लेकिन अपेरेंटली ऐसा नहीं है। फिर वो अपना सेल फोन उठाता है जो उसने रूफ से लिया था, और डिसाइड करता है कि वो बॉडी के फॉर्मर ओनर के बारे में ज्यादा सीखेगा ताकि वो उसकी तरह जी सके। कुछ टाइम फोन चेक करने के बाद वो कंक्लूड करता है कि ज्यादातर मैसेजेस डेट्स और सप्लीमेंट्स की ऑनलाइन परचेसेस के बारे में है, और रियलाइज करता है कि एक ऑरेकल होना एक्सपेंसिव है और फैमिली से एक भी सिंगल मैसेज नहीं है। वो मुश्किल से ये कहता है और शॉक में चला जाता है, क्योंकि उसकी बहन का एक मैसेज था जिसमें लिखा था कि उनकी माँ बेहोश हो गई हैं और हॉस्पिटल में है, और इसलिए चाहती थी और कि वो जल्दी से उनसे मिलने आए। बिना 2 बार सोचे वो लोकेशन पर भागता है, और दरवाजा खोलते ही नोटिस करता है कि उसकी बहन अपनी माँ के बेड के सामने लेटी हुई है। वो थॉटफुल हो जाता है क्योंकि एटमॉस्फेयर टेंशन था, लेकिन वो जानता है कि कोई भी इतनी इंपॉर्टेंट चीज इग्नोर करने पर एंग्री होगा, खासकर अपनी बहन को डाउनकास्ट देखकर। वो पास जाता है और रियलाइज करता है कि स्ट्रेचर पर वाकई में उसकी माँ है। उन्हें एक मोमेंट के लिए देखना उसे याद दिलाता है कि वो उसकी मेमोरीज से अलग हैं, और वरी करता है कि क्या ये सब उसकी वजह से था। फिर मूड ब्रेक करने के लिए वो अपनी बहन को बुलाता है, लेट होने के लिए माफी नहीं मांगता है और पूछता है कि उनकी माँ कैसी हैं। यूइंग तुरंत पूछती है कि इस बार उसका एक्सक्यूज क्या होगा। गेस करती है कि क्या वो ट्रेनिंग करेगा या बिजी था गॉड्स को समन करने में ग्रेट चीजें करने के लिए। वो कांपने लगती है और कहती है कि उनकी माँ ने उसके डेट्स चुकाने के लिए हार्ड काम किया, यहां तक कि बेहोश हो गई, और फिर रोते हुए चीखती है। जानना चाहती है कि उसने एक बार भी क्यों नहीं मिला, जबकि उनकी माँ ने सब कुछ दिया ताकि उसके लिए कुछ न बचे। वो कंटिन्यू करती है, पॉइंट आउट करते हुए कि उनकी माँ आईसीयू में भी नहीं जा सकी क्योंकि उन्हें उसके डेट्स चुकाने थे, और सिर्फ विल पावर से सर्वाइव की क्योंकि वो मरने के बहुत करीब आ गई थी, और इसीलिए वो जानना चाहती है कि क्या वो ये समझ सकता है। वेंट करने के बाद वो एक डीप ब्रेथ लेती है और माफीज मांगती है क्योंकि वो खुद और उनकी माँ थकी हुई हैं। यूइंग एक कार्ड दिखाती है जिसमें 6 महीने के एक्सपेंसेस के लिए काफी है, और वॉर्न करती है कि उस मोमेंट से वो खुद अपनी माँ का ख्याल रखेगी, और इसके अलावा उसे अपने बिल्स खुद संभालने होंगे क्योंकि उन दोनों का अब उससे कोई लेना देना नहीं होगा। एमसी कोल्ड स्वेट करने लगता है, और वो एंड करती है कहते हुए कि उस मोमेंट से उन दोनों का उससे कोई टाइज नहीं है। इस कंक्लूजन के साथ वो हॉस्पिटल छोड़ देता है, और ईविल गॉड कहता है कि वो उसकी एंग्विश फील कर सकता है, और पूछता है कि क्या चांस से एक ह्यूमन के वर्ड्स ने उसे इतना अफेक्ट किया, क्योंकि थियोरेटिकली लड़की उसके लिए एक स्ट्रेंजर होनी चाहिए क्योंकि वो दूसरी वर्ल्ड से रीइंकारनेट हुआ है, और ऐड करता है कि अंत में ये वाकई उसकी फॉल्ट नहीं है। चेन सरप्राइज्ड है क्योंकि उसे एक्सपेक्ट नहीं था कि किताब दूसरों को कंसोल करने वाली टाइप होगी, और एक्सप्लेन करता है कि वो ठीक है क्योंकि लड़की ने बस उसे पास्ट की याद दिलाई। किताब अग्री करती है क्योंकि वो कोई मैस नहीं देखना चाहती जो उसकी विश को डिले करे। एमसी कॉन्फिडेंस से भर जाता है और पूछता है कि क्या वो स्ट्रॉन्गर हो जाएगा अगर वो अपनी वर्थ दिखाए, क्योंकि उस तरह वो जो कुछ हुआ उसके लिए मेकअप कर पाएगा। ईविल गॉड इसे इंटरेस्टिंग पाता है और रिप्लाई देता है कि हाँ, वो स्ट्रॉन्गर हो जाएगा अगर वो अपनी वर्थ प्रूव करे, और एमसी को चलते देखकर इमेजिन करता है कि वो लड़के को उसे डिसअपॉइंट करते नहीं देखना चाहता। मीनवाइल सिटी ऑफ लाइट में ब्रिलियंट नाइट क्लब में ल्यू 2 लड़कियों के साथ बैठा है और कमेंट करता है कि महीने का प्रॉफिट बुरा नहीं था, और ऑर्डर्स देता है कि दूसरे थग्स को कांटेक्ट करें ताकि रिकवरी प्रोसेस स्पीड अप हो, क्योंकि हाई एचलॉन इतना लंबा वेट नहीं कर सकता।
उसका एम्प्लॉइज रिप्लाई देता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है और कहता है कि इन्वेस्टिगेशन के अकॉर्डिंग जोन ए में ऑर्गेनाइजेशन से किसी को रेंट कलेक्ट करने में ट्रबल हुई और 3 को एक स्टूडेंट ने पीट दिया। वो इसे फनी पाता है और कमेंट करता है कि हार्वेस्ट के लिए अभी टाइम है। अफर्म करता है कि एरोगेंट लोगों की वजह से पहले से कम पैसे लेंड किए जा रहे हैं। एम्प्लॉई कहता है कि वो रिस्पॉन्सिबल लोगों को पनिश करेगा, लेकिन एक्सप्लेन करता है कि ये एक स्पेशल सिचुएशन है क्योंकि लोगों में लेवल 2 और 3 के अप्रेंटिसेस के ऑरिकल्स हैं और अपेरेंटली थग्स को ऐसे स्टूडेंट्स ने इंजर किया जिन्होंने अभी लेवल 2 रीच किया था। लियू चुप रहता है ये सुनकर और रिपोर्ट मांगता है क्योंकि वो जानना चाहता है कि वो कौन है। एमसी की फोटो देखने के बाद वो पजल्ड हो जाता है, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता है कि लो लेवल का एक ब्रैट लेवल 2 और लेवल 3 को एक साथ कैसे हरा सकता है, क्योंकि सबसे वीक लेवल 3 में से भी एक लेवल 2 के 10 लोगों से लड़ सकता है और लेवल्स के बीच का गैप कुछ ऐसा नहीं है जो सिर्फ स्किल्स से कॉम्पेंसेट किया जा सके। वो स्माइल करता है, कंसिडर करते हुए कि चेन शायद अपनी स्ट्रेंथ हाइड कर रहा है क्योंकि वो प्रोबेबली एक लेवल 3 है। फिर क्लोज ऑब्जर्वेशन का ऑर्डर देता है और ऐसी टैलेंट को एस्केप नहीं होने देना चाहता। अगले दिन एमसी दौड़ता हुआ अपीयर होता है जब तक कि ये एक बूढ़े आदमी का ध्यान नहीं खींच लेता जो पूछता है कि वो हाल के दिनों में इतना जल्दी क्यों आ रहा है, क्योंकि बेसिक स्टेलर एनर्जी सप्लीमेंट्स का रीस्टॉक हाल में आया है जिसकी कीमत 400 प्रति बॉटल है। चेन उसे ग्रीट करता है और माफी मांगता है क्योंकि वो नहीं चाहेगा, क्योंकि उसके पास पहले से कुछ है। आदमी कहता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है और पूछता है कि क्या चांसी से उसे कोई गर्लफ्रेंड मिल गई है, क्योंकि वो सुबह सुबह इतना एक्साइटेड है। एमसी अपनी रन पर वापस जाता है और रिफ्लेक्ट करता है कि हॉस्पिटल छोड़ने के बाद उसने कुछ दिन उस बॉडी को यूज्ड होने में बिताए और इन्फॉर्मेशन रिसर्च करने में भी कुछ मेमोरीज के साथ कंबाइंड जो उसने उस बॉडी में इम्प्लांट की और उससे बेसिकली उस वर्ल्ड की सारी कॉमन नॉलेज समझ गया। वो जानता है कि उस वर्ल्ड में लोग रेगुलरली स्पेशल सप्लीमेंट्स का यूज करते हैं पावर गेन करने के लिए और इन इंडिविजुअल्स को ऑरिकल्स के नाम से जाना जाता है। ऑरिकल बनने के लिए यूज होने वाली ड्रग्स बहुत एक्सपेंसिव हैं और इसीलिए उस बॉडी के फॉर्मर ओनर के पास इतने डेट्स थे। वो इमेजिन करता है कि वो पक्के तौर पे नहीं जानता कि अपर लिमिट क्या है, लेकिन सबसे लोएस्ट लेवल के ऑरिकल्स की भी फिजिकल एट्रीब्यूट्स नॉर्मल लोगों से हाईली सुपीरियर होती हैं। वो रियलाइज करता है कि सप्लीमेंट यूज करके उसकी बॉडी कितनी स्ट्रॉन्गर हो गई। इससे सेंस बनता है कि हर कोई ऑरिकल क्यों बनना चाहता है। अचानक उसका फोन बजने लगता है और जब वो आंसर करता है नोटिस करता है कि ये क्लास मॉनिटर है जो उसे क्रिटिसाइज करती है, जानना चाहती है कि क्या वो जागा है और ये भी वार्न करती है कि जो लीव उसने मांगी थी वो खत्म हो गई है और टीचर ने उसे क्लास वापस आने के लिए रिमाइंड करने को कहा था। वो कहता है कि वो नहीं भूला क्योंकि वो जाग गया था, लेकिन अंदर से वो जानता है कि वो भूल गया था। इसी वजह से वो स्कूल जाता है और टीचर उन्हें इन्फॉर्म करती है कि वो ऑरिकल्स की हिस्ट्री के बारे में पहले बात कर चुके हैं और इसलिए वो इकोनॉमी पर इम्पैक्ट के बारे में बात करना चाहती है। चेन ध्यान देता रहता है और इमेजिन करता है कि एक ऑरिकल की स्टेटस स्ट्रेंथ से डिटरमिन होती है और रैंकिंग से डिफरेंशिएट होती है। लोएस्ट लेवल रैंक ई है और हाईएस्ट रैंक एस है और करंट रैंक के हाईएस्ट लेवल तक पहुंचना जरूरी है अगले में एडवांस होने के लिए। कहा जाता है कि जो रैंक एस तक पहुंचते हैं उनके साथ गॉड्स की तरह ट्रीट किया जाता है। ऑरिकल्स की पावर को कॉम्पेंसेट करने के लिए वर्ल्ड को 5 लेवल्स में डिवाइड किया गया है। 5th लेवल वो है जहां लेवल ई के ऑर्डिनरी लोग रहते हैं और इसे पेरिफेरल लेयर कहा जाता है। 4 से ऊपर के लेवल्स इनर लेयर हैं, पावर और स्ट्रेंथ को सिंबलाइज करते हैं और एंटर करने के लिए कम से कम रैंक डी होना जरूरी है। वो इमेजिन करता है कि वो करंटली रैंक ई पर है जो लोएस्ट पॉसिबल है और ज्यादा रिसोर्सेज ऑब्टेन करने के लिए उसे सिटी के मीडियन सेक्टर में जाना होगा और इसीलिए उसे फिगर आउट करना होगा कि अपनी स्ट्रेंथ को जितना जल्दी हो सके कैसे बढ़ाए। अचानक उस पर चौक का एक टुकड़ा फेंका जाता है और जब वो पीछे देखता है नोटिस करता है कि 2 स्टूडेंट्स उसे प्रोवोक कर रहे हैं। जोनस पूछता है कि क्या चांस से वो उनका मजाक बना रहा है, सुपीरियर एक्ट कर रहा है सिर्फ इसलिए कि उसने रिटन टेस्ट में बेहतर किया। और उसका फ्रेंड कंक्लूड करता है कि भले ही दोनों लेवल 1 के हैं, उसका पंच अलोन उसे नॉकआउट करने के लिए काफी नहीं है। एमसी सोचता है कि हर जगह ट्रैश है। इस मोमेंट टीचर अनाउंस करती है कि फिजिकल एजुकेशन क्लास में एक टेस्ट होगा और इसीलिए सबको यार्ड में जाने के लिए कपड़े बदलने होंगे। बाहर आकर चेन वार्म अप करता रहता है जबकि रिफ्लेक्ट करता है कि ऑरिकल डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स के ज्यादातर दिन में फिजिकल एजुकेशन क्लासेस होती हैं और वो मेथोडोलॉजी को इंटरेस्टिंग भी पाता है। इस मोमेंट एक स्टूडेंट पास आकर उसे बुलाता है और आसपास के सभी लोग चिल्लाना शुरू करते हैं कि फिर से फाइट होगी, क्योंकि वो ट्रबल मेकर्स को एमसी के साथ झगड़ा करते देखते हैं और पूछते हैं कि क्या दोनों उसे प्रोवोक करने से कभी नहीं थकते, क्योंकि हर महीने यही होता है। जेम्स प्रोवोक करता रहता है, जानना चाहता है कि क्या उसे क्लासरूम में उनका सामना करना अच्छा लगा और पूछता है कि रिटन टेस्ट पर हाई स्कोर करने का क्या पॉइंट है।
क्योंकि बैटलफील्ड पर इसका मतलब कुछ नहीं है। वो ये भी स्टेट करता है कि एक ऑरेकल के लिए लेवल और स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और पूछता है कि स्ट्रेंथ के टर्म्स में क्या एमसी अपने लेवल पर सिर्फ ट्रैश का एक टुकड़ा नहीं है। चैन इसे फनी पाता है और पूछता है कि उस लॉजिक को फॉलो करके क्या वो खुद भी यूजलेस नहीं है। ये सुनना उसे काफी क्यूरियस बनाता है कि वो एक पंच मारने के लिए प्रिपेयर हो जाए, लेकिन जब वो करता है उसकी स्ट्राइक एक्सट्रीम ईज के साथ ब्लॉक हो जाती है। और दूसरा अभी भी पूछता है कि क्या उसने नॉनसेंस बकना खत्म कर दिया। जाइमी वरी करने लगता है क्योंकि वो फ्री नहीं हो पा रहा। एमसी फिर पूछता है कि क्या वो ट्रैश का मुंह बंद कर सकता है, और वो पूरा कांपने लगता है उसे वेट करने को कहते हुए। इस मोमेंट दोनों एक पावरफुल प्रेजेंस फील करते हैं और चेन कोल्ड स्वेट करने लगता है क्योंकि ये ऑपरेशन की एक इंटेंस फीलिंग है। प्रोफेसर जिजुआ थे, जानना चाहते थे कि किसने उनकी क्लास में प्रॉब्लम्स कॉज करने की परमिशन दी। वो एमसी को एक जंकी कहते हैं और क्वेश्चन करते हैं कि क्या वो रिटर्न करने के तुरंत बाद ही ट्रबल कॉज कर रहा है। चेन अपना एक्सप्रेशन बदलता है और रिस्पॉन्ड करता है कि वो नहीं कह रहा। कहता है कि वो बस एक फाइट प्रैक्टिस कर रहे थे और इसीलिए वो गाय का आर्म रिलीज कर देता है। सिजुआ कहते हैं कि ये पहली वार्निंग थी और क्लियर करते हैं कि अगर उसने फिर से कुछ किया तो उसे प्रॉब्लम्स होंगी। फिर वो पूरी क्लास को गैदर करते हैं और ऑर्डर्स देते हैं कि ध्यान से सुने, क्योंकि ग्रेजुएशन एग्जाम तक सिर्फ 3 महीने बचे हैं और पोस्ट ग्रेजुएशन ट्रांसफर टूर्नामेंट और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो वार्न करते हैं कि अगर वो एग्जाम में अच्छा करते हैं तो न सिर्फ स्कूल के लिए ग्लोरी लाएंगे बल्कि एक प्रेस्टिजियस एकेडमी में भी एंटर कर पाएंगे। और अच्छी परफॉर्मेंस इंश्योर करने के लिए उन्होंने रैंक ए के बिगिनर सप्लीमेंट्स प्रिपेयर किए हैं। स्टूडेंट्स टेस्ट लेना शुरू करते हैं और जबकि एक 24 रिपीटिशंस के साथ ऑलरेडी ऑलमोस्ट डेड है, दूसरा ज्यादा एक्साइटेड है 50 तक पहुंचकर। एमसी दूर से देखता है क्वेश्चन करते हुए कि क्या वो ऑरेकल का टेस्ट है, क्योंकि उसने सोचा था कि ये कुछ स्पेशल होगा। इस मोमेंट कोई उसका ध्यान खींचता है पूछते हुए कि क्या वो ठीक है। क्लास रिप्रेजेंटेटिव थी, कहती है कि उसने कई दिन मिस किए और इसी वजह से सोचा कि कुछ हो गया। फिर वो एम्बैरेस्ड होकर माफी मांगती है नोजी होने के लिए, लेकिन उसे स्ट्रेंज लगा कि ग्रेजुएशन के इतना करीब ऐसा कुछ हुआ और बस क्यूरियस थी। वो हंसता है और कहता है कि वो ठीक है। केयर करने के लिए उसका थैंक यू भी करता है। लुडियन फिर पूछती है कि क्या वो टीचर सप्लीमेंट नहीं खरीदेगा और वो आंसर देता है कि नहीं, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है, और इमेजिन करता है कि सप्लीमेंट्स एक्सपेंसिव हैं और अगर वो अकेला है जो नहीं खरीद रहा तो इसका मतलब है कि वो क्लास में सबसे गरीब है। वो कहना शुरू करती है कि अगर वो सप्लीमेंट नहीं खरीदता तो उसे डिफिकल्टीज होंगी, लेकिन टीचर उसे बुलाते हुए इंटरप्ट करते हैं। लड़की गुड बाय कहती है और एग्जाम पास करने की कोशिश करने के लिए बार पर जाती है। एसओए ऑब्जर्व करते हैं और रिफ्लेक्ट करते हैं कि उसने सप्लीमेंट की 2 बॉटल्स खरीदी और इसी वजह से वो उसे अप्रूव करते हैं। चेन रियलाइज करने लगता है कि टीचर उन्हें हेल्प करते हैं जो सप्लीमेंट्स खरीदते हैं, और होप करता है कि उसकी स्किल्स काफी होंगी क्योंकि वो गरीब है। वो मुश्किल से इसके बारे में सोचता है और टेस्ट लेने के लिए बुलाया जाता है और टीचर नोटिस करते हैं कि उसने कुछ नहीं खरीदा और अपने चेहरे पर एक स्माइल के साथ इमेजिन करते हैं कि कोई भी सप्लीमेंट के बिना पास करने के लिए कॉन्फिडेंट नहीं हो सकता और उसे फेल करने के बाद उसे एक एग्जाम्पल के तौर पर यूज करेंगे। एमसी आयरन बार को देखता है और नोटिस करता है कि वो नॉर्मल लगता है, लेकिन जब वो अपना हाथ रखता है तो स्टार्टल्ड हो जाता है क्योंकि वो अपनी बॉडी को हेवियर होता महसूस करता है और जितनी ज्यादा स्ट्रेंथ वो यूज करता है उतना हार्डर हो जाता है। अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता है कि क्या ये उसकी रिस्ट की प्रोटेक्शन पर क्रिस्टल की वजह से है। वो ये भी नोटिस करता है कि अप्लाइड वेट की एक लिमिट है और उसकी करंट स्ट्रेंथ के साथ वो अडेप्ट कर पाएगा। फिर वो तुरंत बार करना शुरू कर देता है, भले ही वेट 20 किलो से 100 तक बढ़ जाए। आसपास के स्टूडेंट सरप्राइज्ड हैं ये देखकर और पूछते हैं कि क्या चांसेस है एमसी ने अभी 100 बार किया, क्योंकि पहले वो 30 भी नहीं कर पाता था और वो ऑलरेडी ऑलमोस्ट रैंकिंग में दूसरे पर है। वो एक्सरसाइज खत्म करता है और उसी मोमेंट कई स्टूडेंट्स उसके आसपास दौड़ते हैं कहते हुए कि वो इनक्रेडिबल था, क्योंकि जो ग्रेड उसे मिला उससे वो एलीट क्लास ज्वाइन कर सकता है। और अभी भी पूछते हैं कि वो रैंक में दूसरे पर कब पहुंचा और क्या चांस से उसने बहुत सारे सप्लीमेंट्स यूज किए। उसी टाइम टीचर दूर से देख रहे हैं सोचते हुए कि क्या चेन ने स्टेरॉइड्स यूज किए, क्योंकि उसका फिजिक बहुत इंप्रूव हुआ, लेकिन जल्दी ही इस पॉसिबिलिटी को डिसमिस कर देते हैं क्योंकि ये कुछ ऐसा है जो उसके जैसे किसी के लिए खरीदने के लिए बहुत एक्सपेंसिव है और समझ नहीं पाते कि वो सिर्फ कुछ दिनों में 2nd रैंक तक कैसे पहुंचा। इसके अलावा वरी करते हैं कि अगर उन्हें पता चल गया कि वो सप्लीमेंट्स यूज किए बिना ऐसे लेवल तक पहुंचा तो वो कुछ भी नहीं बेच पाएंगे। वो अपना एक्सप्रेशन बदलते हैं क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनकी सेल्स इस तरह खत्म हो, और इसी वजह से गारंटी देते हैं कि वो एक वैल्यूएबल लेसन सिखाएंगे। इसके बाद प्रिंसिपल के ऑफिस में वो फोन पे हैं, कहते हैं कि उनके जैसे स्कूल के लिए जिसके पास कोई सपोर्ट या स्पॉन्सरशिप नहीं है, 3rd रैंक का कोई प्रोड्यूस करना बहुत डिफिकल्ट है और इसी वजह से वो कुछ अग्रीमेंट तक पहुंचने की कोशिश करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पा रहे। इसी वजह से वो फोन हैंग अप करते हैं
और फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं क्योंकि इलीट क्लास इक्विपमेंट को बहुत सारे पैसे की जरूरत है और स्कूल के पास प्रैक्टिकली सेकंड रैंक के किसी को मेंटेन करने के लिए कोई रिसोर्सेज नहीं है। वो अपने सीनियर की पिक्चर को देखते हैं और पूछते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए क्योंकि एकेडमी बैंकरप्ट हो जाएगी अगर ऐसे ही कंटिन्यू हुई। इस मोमेंट वो साइड में देखते हैं क्योंकि टीचर अंदर आने को कहते हैं और जैसे वो अप्रोच करते हैं जुआ स्टूडेंट्स के ग्रेड्स डिलीवर करते हैं और कहते हैं कि परफॉर्मेंस एक्सेलेंट थी और वो बिलीव करते हैं कि क्लास एक्स्ट्रॉर्डिनरी ऑरेकल्स प्रोड्यूस करेगी। हालांकि प्रिंसिपल ग्रेड्स पढ़ते हैं और रियलाइज करते हैं कि कुछ भी एक्स्ट्रॉर्डिनरी नहीं है क्योंकि सिर्फ फर्स्ट रैंक्ड लोग हैं और ऐसे लोग बैटलफील्ड पर नहीं भेजे जा सकते जब तक कि टीचर इन्फॉर्म नहीं करते कि कैंडिडेट्स में एक एक्सेप्शन है जो स्केड्यूल के फंक्शन से मैच करता है और चेन का नाम कहते हैं। इसी वजह से एमसी को प्रिंसिपल के ऑफिस बुलाया जाता है और इविल गॉड क्वेश्चन करता है कि उसने क्या किया और वो आंसर देता है कि वो नहीं जानता या कम से कम याद नहीं है कि उसने कुछ किया। वो रूम के पास जाता है और रिफ्लेक्ट करता है कि उसने सुना है डायरेक्टर की पर्सनालिटी टफ है तो उनके द्वारा बुलाया जाना कुछ कॉम्प्लिकेटेड है। जब डोर नॉब छूने की कोशिश करता है डोर से एक ऑरा इमर्ज होने लगती है और वो डर जाता है पूछते हुए कि ये क्या है। किताब भी सरप्राइज्ड है और कहती है कि आखिरकार ये अपीयर हो गई। एक्सप्लेन करती है कि ये विश है जो स्पेसिफिक कंडीशन से एक्टिवेट हुई जिसका उसने दूसरे दिन मेंशन किया था और जो वो देखती है कुछ ऐसा है जो करीब आना चाहता है। खड़े रहने के लिए डायरेक्टर उसका ध्यान खींचते हैं और वो तुरंत अंदर जाता है पूछते हुए कि उसे क्यों बुलाया गया। डायरेक्टर अपना हाथ एमसी की फाइल पर रखते हैं और इन्फॉर्म करते हैं कि उन्हें उसका फिजिक अच्छा लगा क्योंकि ये ऑलमोस्ट सेकंड रैंक का है, लेकिन कहते हैं कि प्रॉब्लम एब्सेंसेस हैं, टीचर्स के प्रति डिसरिस्पेक्ट है और फाइट्स हैं क्योंकि ये इंप्रेशन देता है कि वो हॉट टेम्पर्ड है। लेकिन कन्फेस करते हैं कि ये इरेलीवेंट है क्योंकि वो बिलीव करते हैं कि एक ऑरेकल के लिए कुछ सब कुछ से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो क्लियर करते हैं कि वो मनी की बात कर रहे हैं और इसी वजह से वॉर्न करते हैं कि चेन को एक बार और हमेशा के लिए गिव अप कर देना चाहिए। एमसी स्केयर्ड है क्योंकि जो उसने समझा एडवांस स्टेज पर एक ऑरेकल की कॉस्ट्स एक्सट्रीमली हाई हैं और टीचर इसे कंफर्म भी करते हैं, पॉइंट आउट करते हुए कि चेन की फैमिली डिफिकल्टीज से गुजर रही है और इसलिए उन्हें लगता है कि कॉस्ट्स कट करना बेहतर है। इसके अलावा स्कूल एक क्राइसिस से गुजर रहा है और यहां तक नहीं जानता कि वो सरवाइव करता रहेगा या नहीं। वो ये कहते हैं और इमेजिन करते हैं कि एलीट क्लास में एक अच्छे स्टूडेंट को डालना इंटरेस्टिंग नहीं होगा क्योंकि उन्हें रिसोर्सेज उन लोगों पर यूज करने की जरूरत है जिनमें सच में पोटेंशियल है और लेवल 3 के स्टूडेंट के साथ भी रिजल्ट सर्टेन नहीं है। इसीलिए वो कहते हैं कि उसे अगले दिन अटेंड करने की जरूरत नहीं होगी और जानना चाहते हैं कि वो इसके बारे में क्या सोचता है। वो एक मोमेंट के लिए साइलेंट रहता है, सब कुछ प्रोसेस करता हुआ, जब तक कि कुछ इविल गॉड का ध्यान नहीं खींच लेता और वो एमसी को कहता है कि उसे टारगेट मिल गया और इसीलिए चाहता है कि वो उसे ले ले। वो पूछता है कि क्या ये किसी तरह का जोक है क्योंकि वो मुश्किल से खड़ा रह पा रहा है और क्वेश्चन करता है कि क्या किताब खुद इसे नहीं ले सकती। इविल गॉड रिप्लाई देता है कि ऑब्वियसली अगर वो कर सकता तो पहले ही कर चुका होता, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट स्टिपुलेट करता है कि वो सिर्फ कुछ ऑब्टेन कर सकता है जो पूरी तरह एमसी का है और इसीलिए उसे क्रिस्टल को पोजेस करने का एक तरीका ढूंढना होगा। उसे ये बिल्कुल पसंद नहीं है क्योंकि अगर वो अपना डेट पे करना चाहता है तो उसे सिटी के सेंट्रल जोन में एंटर करना होगा, लेकिन वो अवेयर है कि सिटी में एंटर करने के लिए रैंक डी की जरूरत होती है, साथ ही एक ऑरेकल ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट की भी, और वो उस सिटी का इकलौता हाई स्कूल है तो वो बिल्कुल भी एक्सपेल नहीं हो सकता। इसके बारे में सोचने के बाद वो एक डीप ब्रेथ लेता है क्योंकि उसे एक सोल्यूशन ढूंढना होगा और जहां तक उसे याद है एलीट एकेडमी की फाउंडिंग से किसी भी स्टूडेंट ने लेवल 2 सरपास नहीं किया, जिसका मतलब है कि स्कूल के लिए लेवल 2 से ऊपर का कोई भी इनक्रेडिबली वैल्यूएबल है। वो अपने मास्टर को बुलाता है और चूंकि उसे अभी तक विश फुलफिल करने में हेल्प के लिए कोई रिवॉर्ड नहीं मिला है, वो पूछता है कि क्या वो अपने आप डिसाइड कर सकता है कि कौन सा चाहिए। किताब थोड़ी देर सोचती है और रिप्लाई देती है कि प्रॉब्ली हाँ। फिर कॉन्फिडेंट एमसी कहता है कि जो रिवॉर्ड वो चाहता है वो है पावर बोरो करना। इविल गॉड कहता है कि उसकी बॉडी इसे विथस्टैंड नहीं करेगी और लास्ट टाइम वो सिर्फ प्योर लक से सर्वाइव हुआ था, तो वो उसे एक डिफरेंट प्लान चूज करने को कहता है, लेकिन वो रिप्लाई देता है कि वो एक्सपेल होने का रिस्क नहीं ले सकता और चूंकि अगर ऐसा होता है तो उसे कोई आइडिया नहीं है कि सेंट्रल सिटी तक पहुंचने के अगले चांस तक कितना लंबा टाइम लगेगा। वो उसे ट्रस्ट करने को कहता है। किताब इस सारी कॉन्फिडेंस को परसीव करती है और कॉन्ट्रैक्ट एक्टिवेट करती है, अपनी पावर रिलीज करते हुए ये भी वॉर्न करती है कि वो अपने ओन पर होगा। कॉन्ट्रैक्ट अपीयर होता है स्टेट करते हुए कि कॉन्ट्रैक्टर कॉन्ट्रैक्टेड 1 को एक रिवॉर्ड ग्रांट करता है जो है किसी भी टाइम पावर बोरो करना, लेकिन वॉर्न करता है कि सभी कॉन्सिक्वेंसेस कॉन्ट्रैक्टेड 1 की रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं। वो बिना 2 बार सोचे एक्सेप्ट कर लेता है। उस मोमेंट प्रिंसिपल पूछते हैं कि क्या उसे कुछ और कहना है और वो रिप्लाई देता है कि वो एक बार फिर टेस्ट होना चाहेगा ताकि अपनी स्टेटस डिसाइड कर सके। सिर्फ इसके बाद जो वेई करते हैं और उसे अपना हाथ स्क्वीज करने को कहते हैं और जब वो करता है तो रियलाइज करते हैं कि वो लेवल 2 पर है
और ये रिपोर्ट में स्टेट किए गए से हायर है, लेकिन अभी भी काफी इसे बहुत दूर है और इसीलिए एक शेम कंसिडर करते हैं। एमसी अपनी आंखें बंद करता है क्योंकि वो जानता है कि उसके पास सिर्फ एक चांस है और डिसाइड करता है कि वो जो पावर अब्सॉर्ब की है उसका मैक्सिमम यूज करेगा। ये सोचते हुए उसकी बॉडी और भी ज्यादा एनर्जी ओवरफ्लो करने लगती है, प्रिंसिपल को स्टार्टल्ड छोड़ते हुए, क्योंकि उसके सामने एक स्टूडेंट है जो इनक्रेडिबल पावर से ओवरफ्लो हो रहा है। किताब भी सरप्राइज्ड है क्योंकि उसे एक्सपेक्ट नहीं था कि एमसी की एक्सप्लोसिव पावर उस पावर को भी एक्सीड करेगी जो उसने लैंड की थी। हुए अभी भी एस्टोनिश्ड हैं, बिलीव नहीं कर पा रहे कि लेवल सिंपली अचानक बढ़ गया और चेन को देखते हुए कंक्लूड करते हैं कि वो ऑलरेडी लेवल 4 तक पहुंच गया है। फिर वो रिजल्ट के बारे में पूछता है और प्रिंसिपल इमेजिन करते हुए कि हेवन कभी किसी का पाथ ब्लॉक नहीं करता, चीखते हैं, उससे बेग करते हुए कि वो प्लीज रीजनल एक्सचेंज टूर्नामेंट में स्कूल को रिप्रेजेंट करे। वो इस रिक्वेस्ट से कंफ्यूज्ड है और पूछता है कि क्या चांस से वो एजुकेशन डिपार्टमेंट को इंप्रेस करना चाहते हैं एक लेवल 4 को टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करवाकर। हुए रिप्लाई देता है कि हाँ, क्योंकि लेवल 4 क्लासिफिकेशन में कंपीट करना सभी ऑरेकल स्कूल्स के बीच सबसे बड़ा ऑनर है और ये भी कहता है कि उनका स्कूल कई सालों से लास्ट प्लेस पर है, इसलिए उन्हें जल्दी रिजल्ट्स दिखाने होंगे। वो ये भी रीइंफोर्स करता है कि ये इसी वजह से है कि वो अपने रिसोर्सेज को सबसे ज्यादा प्रॉमिसिंग स्टूडेंट्स पर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं और उसके जजेस को लेकर भी अपोलोजाइज करता है। एमसी कहता है कि ये सब ठीक है क्योंकि वो समझता है और डायरेक्टर कहता है कि वो जानकर खुश है और एक अपोलॉजी के तौर पर वो उसकी ट्यूशन वेव कर देंगे और जैसे ही वो एलीट क्लास में ट्रांसफर होगा उसे वीकली सप्लाईज मिलेंगी। वो ये भी रीइंफोर्स करता है कि अगर उसे कोई और जरूरत है तो वो बोल दे क्योंकि स्कूल उसे सपोर्ट करने के लिए अपनी बेस्ट करेगी। फिर वो अपना एक्सप्रेशन बदलता है जानते हुए कि एक एक्सेप्शनल स्टूडेंट कहीं भी वेलकम होगा और इसलिए कहता है कि वो अपने दिल की तरह से होप करता है कि वो स्कूल को रीजनल एक्सचेंज टूर्नामेंट में रिप्रेजेंट करने पर कंसिडर करे और क्लियर करता है कि वो एग्जैजरेट नहीं कर रहा जब कहता है कि स्कूल का फ्यूचर उसके डिसीजन पर निर्भर हो सकता है। एमसी रिफ्लेक्ट करता है कि टूर्नामेंट उनके लिए कितना इंपॉर्टेंट होना चाहिए कि वो सब कुछ ऑफर कर रहे हैं और इसीलिए एक अटेम्प्ट करता है कहते हुए कि वो शेल्फ पर ब्लैक क्रिस्टल मांगना चाहेगा। हुई मुड़ता है और कहता है कि ये ब्लैक स्टार क्रिस्टल है जो फॉर्मर डायरेक्टर ने छोड़ा था और भले ही इसका कोई प्रैक्टिकल यूज नहीं है लेकिन ये स्कूल की स्पिरिट रिप्रेजेंट करता है। हालांकि वो जानता है कि अगर स्कूल सीज हो जाता है तो वो स्पिरिट का कोई मीनिंग नहीं होगा, तो इसे देना मतलब स्कूल को सेव करना है और वो को कोई प्रॉब्लम नहीं दिखता। चैन उसे वरी ना करने को कहता है क्योंकि वो एक्सचेंज टूर्नामेंट में अपनी बेस्ट करेगा। डायरेक्टर कहता है कि ये सेटल्ड है लेकिन कन्फेस करता है कि वो थोड़ा क्यूरियस है क्योंकि उसे कोई आइडिया नहीं है कि एक स्टूडेंट ने अपनी पावर कैसे इतनी ड्रास्टिकली इंक्रीज की। वो हंसता है और रिप्लाई देता है कि उसने सीक्रेट में ट्रेनिंग की है और उसके पास एक काइंड का स्पेशल ट्रेनिंग मेथड है और इसलिए उसे उस लेवल को सीक्रेट रखने को कहता है। हुई कहता है कि ये सेंस बनता है और इमेजिन करता है कि लेवल्स को कंसील करना एक स्किल है जो ऑरेकल्स डेवलप करते हैं कॉम्बैट में एनिमीज को डिसीव करने के लिए और वो एक्सपेक्ट नहीं करता था कि किसी इतने यंग को ऐसी टैक्टिकल अवेयरनेस होगी। इस मोमेंट एक फीमेल स्टूडेंट रूम में अराइव होती है डायरेक्टर के रिक्वेस्ट पर और वो कहता है कि उसे क्विकली चैन को एलीट क्लास में ले जाना चाहिए उसके इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग। वो कहती है कि ये फाइन है और दोनों स्कूल के थ्रू वॉकिंग करते हुए निकलते हैं। इस मोमेंट टीचर दौड़ता हुआ आता है और एमसी को चिल्लाते हुए कहता है कि उसने डायरेक्टर को कन्विंस करने की कोशिश की ताकि वो अपना माइंड बदले क्योंकि एवरेज ग्रेड्स के साथ भी सबको सीखने का राइट है और वो उसे डेडिकेटेड रहने को भी कहता है भले ही उसे अबैंडन किया गया हो। एमसी सब कुछ नहीं समझ पाता, बिल्कुल उसी स्टूडेंट की तरह जो कहती है कि चैन को अबैंडन नहीं किया गया बल्कि एलीट क्लास में ट्रांसफर किया गया। वो ये भी कहती है कि डायरेक्टर उसे ढूंढ रहे हैं और इवन एंग्री लग रहे थे। जोआ सोचता है और रियलाइज करता है कि उसने खुद को बैडली स्क्रू कर लिया है एमसी के साथ मेस करने की कोशिश करके। इसके बाद रात में चैन अपने बेड पर लेटा है रिलीव्ड होकर क्योंकि वो लेवल 2 से लेवल 4 तक सिर्फ 3 महीनों में पहुंच गया और भले ही रिच जीनियसेस बहुत सारा पैसा स्पेंड करते हैं फिर भी सिर्फ एक लेवल राइज करते हैं। तो वो अपने मास्टर से पूछता है कि क्या एक बार एक ही टाइम में लेवल अप करने का कोई तरीका है। ईविल गॉड रिप्लाई देता है कि ऑब्वियसली नहीं और क्लियर करता है कि अगर वो और हेल्प चाहता है तो पहले विश को फुलफिल करना होगा क्योंकि ये खुद एमसी ने रिवॉर्ड का चूज किया था एंड अश्योर करता है कि बोरोड पावर लोगों को फूल नहीं कर पाएगी बहुत लंबे टाइम तक। एमसी कहता है कि मैं यो पहले ही जानता है क्योंकि वो इतना स्टूपिड नहीं है कि सोचे कि वो टूर्नामेंट को सिर्फ बोरोड पावर पर रिलाई करके जीत सकता है और जबकि अपने सेल फोन पर वो कहता है कि वो ज्यादा रिलैक्स्ड है क्योंकि वो एक्सपल्शन से बच गया और फ्री सप्लाईज भी मिली और अब जब वो लेवल अप कर पाएगा तो चीजें बेटर होंगी। वो ये कहता है जबकि ईमेल के थ्रू बिल्स अराइव होने को देखता है एंड जानता है कि उसे मनी मेक करने का कोई तरीका ढूंढना होगा ताकि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। अगले दिन वो स्कूल अराइव करता है और स्ट्रेंज कुछ फाइंड करने लगता है क्योंकि उसकी नई स्टडी की जगह अबैंडन्ड फैक्ट्री की तरह लगती है और वो समझ नहीं पाता कि क्या हो रहा है। अचानक कोई उसका नाम बुलाता है
एंड वो किसी को आर्म वेव करते देखता है। वो एडवांस क्लास की तरफ हेड करते हैं एंड मैन खुद को इंट्रोड्यूस करता है जैंग के तौर पर एडवांस्ड क्लास का एक टीचर। एमसी सरप्राइज्ड है क्योंकि उसे एक्सपेक्ट था कि उस क्लास के टीचर्स ज्यादा स्ट्रिक्टर होंगे एंड वो कहता है कि फॉर्मेलिटीज की कोई जरूरत नहीं है। साथ ही जानना चाहता है कि क्या और भी टीचर्स हैं। वो रिप्लाई देता है कि एडवांस्ड क्लास के 3 एकेडमिक टीचर्स हैं, लेकिन वो खुद ही एकमात्र है जो कॉम्बैट ट्रेनिंग संभालता है क्योंकि एनरोलमेंट रिसेंट ईयर्स में डिक्रीज हुई है एंड कुछ ही एडवांस क्लास के लिए क्वालिफाइड हुए हैं, तो उन्होंने और स्टाफ हायर नहीं किए। चेन रियलाइज करता है कि एक्चुअली स्कूल एक बैड फेज में है एंड बेहतर समझता है कि डायरेक्टर क्यों डेस्परेट है। वो अराइव करते हैं जगह पर एंड टीचर कहता है कि वो प्रॉमिस करता है कि जगह डिसअपॉइंटेड नहीं करेगी, इसलिए ऑफिशियली एडवांस्ड क्लास को प्रेजेंट करता है। वो एक्सप्लेन करता है कि वो फ्री ट्रेनिंग ऑफर करते हैं एंड इसीलिए सबको इंट्रोड्यूस करेंगे। एमसी सरप्राइज्ड है क्योंकि फैसिलिटीज दूसरे रूम के साथ बिल्कुल कंपेयर नहीं करते। वो प्रीमियम जिम की तरह लगते हैं एंड स्टूडेंट्स भी मोटिवेटेड दिखते हैं। हालांकि कुछ एमसी का ध्यान खींचता है क्योंकि जगह का एटमॉस्फेयर टेंस फील होता है। टीचर सबको गैदर करता है एंड चेन को एडवांस्ड एकेडमी के नए मेंबर के तौर पर इंट्रोड्यूस करता है एंड एक्सचेंज टूर्नामेंट के लिए प्रिपेयर करने के लिए सबको हार्ड काम करने को कहता है। एमसी सिर्फ कहता है कि वो सब स्टूडेंट्स से सीखने के लिए ईगर है। इस मोमेंट एक मेंबर कहता है कि वो एमसी की स्ट्रेंथ की ट्रूथ को डाउट करता है एंड उससे इवन कहता है कि एडमिट कर कि उसने कुछ स्ट्रिंग्स पुल किए और कि वो डेफिनेटली एडवांस क्लास को ड्रैग डाउन करेगा। जियंग तुरंत चिल्लाता है कि ऐसा मत कहो क्योंकि चेन ने अपनी स्ट्रेंथ से अपनी स्पॉट अर्न की है। वेन हाउ ओवरफ्लोइंग से अपनी पावर को सी करने को कहता है एंड फॉर्मली एमसी को एक ड्यूल के लिए चैलेंज करता है। सभी स्टूडेंट्स सरप्राइज्ड हैं क्योंकि उन्होंने सेंचुरीज में फॉर्मल चैलेंज के बारे में सुना नहीं था एंड अनलाइक नॉर्मल ट्रेनिंग, फॉर्मल चैलेंजेस दोनों साइड्स को अपनी प्राइड स्टेक करके फाइट करनी पड़ती है और लूजर को विनर को बिना कंप्लेंट के ओबे करना पड़ता है। विदाउट समझे कि कैसे एकेडमी का स्ट्रॉन्गेस्ट स्टूडेंट एक न्यू कमर को इस तरीके से इंटिमिडेट कर रहा है। एक स्टूडेंट जो वेट्स लिफ्ट कर रहा था पूछता है कि क्या हो रहा है एंड एक गर्ल रिप्लाई देती है कि अपेरेंटली एक ट्रांसफर्ड न्यू कमर को फाइट करने वाला है। जब हाउ टीचर को नॉट टू वरी करने को कहता है क्योंकि फॉर्मल चैलेंज सिर्फ तभी एक्सेप्ट होती है जब दोनों पार्टीज अग्री करें, लेकिन चेन चैलेंज को बिना 2 बार सोचे एक्सेप्ट कर लेता है एंड इवन कहता है कि अगर ये एक फ्रेंडली मैच है लीथल फोर्स के बिना तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। वो ये इमेजिन करते हुए कहता है कि ये टूर्नामेंट से पहले उसकी स्ट्रेंथ को असेस करने का एक अच्छा चांस है। उसी टाइम डायरेक्टर के ऑफिस में टीचर कॉल करके रिपोर्ट करता है कि चेन ऑलरेडी दूसरे स्टूडेंट के साथ फाइट कर रहा है, लेकिन जल्दी ही स्पेसिफाई करता है कि एक्चुअली ये वेन हाउ था जिसने फॉर्मल चैलेंज इशू किया था एंड चेन ने एक्सेप्ट किया। उसी टाइम पूरी क्लास वेन हाउ को एनकरेज कर रही है न्यू कमर को एक लेसन सिखाने के लिए। डायरेक्टर इसके बारे में सोचता है, वंडरिंग कि क्या एमसी शायद किसी काइंड का टेस्ट कंडक्ट कर रहा है क्योंकि जहां तक वो जानता है वो पावर कंसीलमेंट में ट्रेन किया है, तो वो अरीना को प्रिपेयर करने का ऑर्डर देता है क्योंकि वो चैलेंज को ऑथराइज करता है। सब कुछ सेटल होने के बाद दोनों फेस टू फेस खड़े होते हैं एंड टीचर वार्न करता है कि वो रूल्स डिक्टेट करेगा क्योंकि ये चेन का पहली बार है। वो स्टेट करता है कि ये रीजनल टूर्नामेंट के सेम फॉर्मेट को फॉलो करेगा जहां सिर्फ दोनों कॉम्बैटेंट्स ही अरीना में एंटर कर सकते हैं और जो कोई इंटरफियर करेगा वो इमीडिएटली एक्सपेल्ड होगा एंड दोनों को सेम स्टार लेवल होना होगा। वेन होवल वंडर करता है कि क्या चांस से एमसी भी ई रैंक लेवल 2 है क्योंकि जो वो देखता है क्यूब वो शो कर रहा है। टीचर एक्सप्लेनेशन कंटिन्यू करता है क्लियर करते हुए कि वो लीथल फोर्स यूज नहीं कर सकते और फाइट के बाद रिटेलिएशन भी नहीं एंड एक क्लीन फेशियल स्ट्राइक या एक वर्बल सरेंडर मैच को एंड कर देगा। सब कुछ एक्सप्लेन होने के बाद वो बिगिन करने का ऑर्डर देता है एंड इमीडिएटली व्हेन हाउ चार्ज करता है अटैक के लिए एमसी की नेक ग्रैब करने की कोशिश करता है क्योंकि वो इंस्टेंटली फिनिश करना चाहता है। हालांकि ये यूजलेस है क्योंकि वो सिर्फ अटैक को ब्लॉक करता है, जैसे कि वो पहले से अपने ओपोनेंट की प्लान को जानता था पहली स्ट्राइक के लिए। नेक्स्ट फायर हेड 1 कीप्स ट्राइंग करता है और भी ब्लोज लैंड करने के लिए, लेकिन वो उन्हें सब मिस करता है। वो और ज्यादा फ्यूरी के साथ अटैक करता है लेकिन चेन कीप डॉजिंग करता है एक्सट्रीम ईज के साथ और वो इंक्रीजिंगली इरिटेटेड होता है। डिसाइडिंग करता है कि इस बार किक से अटैक करे एंड जिस मोमेंट एमसी डॉज करता है वो अपनी अटैक की डायरेक्शन शिफ्ट करता है उसके हेड को एम करते हुए। लैंडिंग करता है एक फुल हिट जो एक्चुअली एमसी के आर्म को स्ट्राइक करती है। वो साइड में लुक करता है इस अटैक के बाद और अपना हैंड जमीन पर रखता है, लैंड करता है एक फुल किक नेक पर जो बिग गाय को शॉक्ड छोड़ देता है क्योंकि वो इमेजिन नहीं करता था कि उसका ओपोनेंट भी मार्शल आर्ट्स को जानता है। वो काम डाउन करने की कोशिश करता है क्योंकि जब तक उसे अपने फेस पर कोई अटैक ना मिले वो ठीक रहेगा, इसीलिए अभी भी उसके पास एक चांस है। लेकिन जब वो अराउंड मुड़ता है तो वो फेस टू फेस चेन के फिस्ट से मिलता है जो उसके फेस को हिट कर रहा है। एमसी अपना हैंड बैक करता है एंड वॉर्न करता है कि एक क्लीन फेशियल स्ट्राइक मतलब विक्ट्री। वेन हाउ सिंपली नहीं बिलीव कर पा सकता कि क्या हुआ
एंड टीचर चिल्लाता है कि विनर ड्यूल का चेन है। वेन हाउस अभी भी ट्राई करता है प्रोसेस करने के लिए कि वो लूज हो गया। सभी अदर स्टूडेंट्स भी शॉक्ड हैं कि क्लास का स्ट्रॉन्गेस्ट किसी रुकी से लूज हो गया। एमसी इमेजिन करता है कि मैच एक्सपेक्टेड से फास्टर एंड हो गया एंड फिर पूछता है कि क्या चांस से कोई और कंप्लेंट्स हैं या सब खत्म हो गई हैं। टीचर अभी भी प्रोसेस कर रहा है कि क्या हुआ। सोचता है कि वेन हाउ के पास प्रोफेशनल ट्रेनिंग था, इसलिए बिलीव नहीं कर पाता कि वो लूज हो गया। दूसरी तरफ चेन ने कभी किसी भी टेक्निक को ट्रेन नहीं किया, लेकिन उसकी फिजिकल एबिलिटीज और रिएक्शन स्पीड एक्सेप्शनल थी। इस मोमेंट किसी ने अपीयर करके कहा कि ये एक्सेप्शनल था। ये डायरेक्टर था जो फाइट को प्रेज करने के अलावा एमसी को टॉक करने के लिए कॉल करता है 1 मिनट के लिए एंड दोनों वॉक अवे चलते हैं, जबकि लोग अभी भी एडमायर कर रहे हैं कि वो कितना स्ट्रांग है। मीनवाइल ब्लॉन्ड गाय सिर्फ यही सोच सकता है कि उसे चेन को रिक्रूट करना होगा अपनी टीम के लिए एनी कॉस्ट पर। उसी टाइम डायरेक्टर वंडरिंग करता है कि क्या एमसी एलिट क्लास को यूज करने में आ गया एंड वो रिप्लाई देता है कि सब फाइन है। हालांकि उसने नोटिस किया कि उसके क्लासमेट्स एक लिटिल टू एंथुसियास्टिक हैं। वो एग्री करता है एंड कहता है कि किसी को स्ट्रांग देखकर सरप्राइज्ड होना नॉर्मल है, तो इसलिए उसे ट्रेनिंग पर फोकस करने को कहता है। ऑल्सो टेल करता है उसे एनीथिंग मांगने को अगर उसे जरूरत हो। एमसी अचंभित है यह देखकर कि डायरेक्टर ने उस पर कितना ट्रस्ट किया है और इसलिए एम्बैरेस्ड वो पूछता है कि क्या स्टूडेंट्स के पास क्विक मनी मेक करने का कोई तरीका है। डायरेक्टर इस क्वेश्चन से सरप्राइज्ड है, लेकिन पूछता है कि उसकी एज में उसे मनी के बारे में वरी नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसे ट्रेनिंग पर फोकस करना चाहिए ताकि बाद में वो बहुत सारे पैसे मेक कर सके। साथ ही जानता है कि उसकी फैमिली डिफिकल्टीज से गुजर रही है, तो कहता है कि स्कूल कुछ कॉस्ट्स को कवर कर सकता है। हालांकि चेन सिर्फ ये सोचता है कि ये फाइन है, क्योंकि उसने इम्पल्स पर पूछा था, और बिलीव करता है कि उसे एक और तरीका ढूंढना होगा मनी मेक करने के लिए। एकेडमी में वापस वो कीप थिंकिंग करता रहता है कि स्टूडेंट लोन्स को स्कूल द्वारा सिवियरली पनिश्ड किया जाता है, तो ये बेटर है कि वो कॉट ना हो, लेकिन अभी भी नहीं जानता कि वो कहाँ मनी मेक कर सकता है। इस मोमेंट किसी ने पास आकर उसका ध्यान खींचा। ये जरूरी था, कहते हुए कि उसे फाइट अमेजिंग लगी क्योंकि ये डायरेक्टर का ध्यान भी खींची। एमसी कंफ्यूज्ड होकर पूछता है कि वो कौन है। इस मोमेंट शाओया अप्रोच करती है और अपोलोजाइज करती है क्योंकि उसका कॉलीग हमेशा ऐसा वियर्ड रहा है। फिर वो एक्सप्लेन करती है कि रजिस्ट्रेशंस के अकॉर्डिंग वो उसके सीनियर्स हैं एंड इसीलिए आस्क करती है कि अगर कोई डाउट हो तो फ्रीली आस्क करे। वो नहीं जानता कि क्या कहे एंड सिर्फ थैंक्स करता है। जरूरी कहता है कि अब वो एक टीम ऑफ 3 है एंड टीम लीडर के तौर पर वो मेक श्योर करेगा कि एमसी ठीक है। वो कंफ्यूज्ड है सब कुछ को स्ट्रेंज फाइंड करते हुए एंड ब्लॉन्ड गाय पूछता है कि क्या चांस से वो एक लोअर क्लास से ट्रांसफर किया गया एंड भी आस्क करता है कि उसने कॉम्बैट टेक्निक कहां से सीखी जो उसने बैटल में यूज की। चेन कहता है कि वो नहीं समझा कि वो कॉम्बैट टेक्निक से क्या मतलब है एंड यारुई कैनॉट बिलीव कि वो ये भी नहीं जानता एंड आस्क करता है कि किस मूव से उसने वेनहाउ को डिफीट किया। वो स्माइल करता है एंड सिर्फ कहता है कि उसने रिफ्लेक्स से स्ट्राइक किया। दोनों बिलीव नहीं कर पा सकते क्योंकि ये एक ब्रूटल ब्लो था एंड इवन कहते हैं कि अगर वेन को पता चल जाए तो वो फ्यूरियस हो जाएगा। दूसरी तरफ था लड़की डिसाइड करती है एक्सप्लेन करने के लिए कि कॉम्बैट टेक्निक्स पावरफुल मूव्स हैं जो सिर्फ हाई लेवल्स लर्न कर सकते हैं स्क्रोल्स या मेमोरी स्टोन्स का यूज करके एंड डिपेंडिंग करते हुए कि वो कैसे हैं इफेक्ट बदल सकता है। भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं टेक्निक्स के जो हर एक के फाइटिंग स्टाइल से मैच करते हैं। जरूरी सब्जेक्ट का एडवांटेज लेता है एंड कहता है कि मूव जो वेन हाउ ने बैटल में यूज किया वो एक रैंक डी कॉम्बैट टेक्निक था जिसे हुकविन किक कहते हैं। एमसी सरप्राइज्ड है ये सुनकर क्योंकि ये सच में स्ट्रॉन्ग काफी था कि वो ब्लॉक नहीं कर पाया एंड मोर नो करने के लिए आस्क करता है कि क्या कॉम्बैट टेक्निक्स रेयर हैं। ब्लॉन्ड गाय रिप्लाई देता है कि वो बेसिकली रैंक्ड है एंड जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो उतनी रेयर हो। इसके अलावा स्कूल बेसिक वंस सिखाता है, लेकिन पावरफुल टेक्निक्स चाहते हो तो उन्हें बाय करना पड़ता है या किसी को शेयर करने वाला होना पड़ता है। एंड इन्फॉर्म करता है कि एक बेसिक रैंक डी टेक्निक की कीमत लगभग 500,000 होती है। वो शॉक्ड है ऐसी कीमत सुनकर एंड उसे कोई आइडिया नहीं है कि कितने मंथ्स लगेंगे इतना पैसा गेट करने में। जोई एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि उसके पास एक टेक्निक है जो वो एमसी को ट्रेनिंग सेशन में शो करना चाहता है, बिल्कुल शाओया की तरह जिसके पास भी एक है शो करने के लिए। चेन स्टार्टल्ड है क्योंकि दोनों एक्ट कर रहे हैं जैसे 500,000 कोई बिग डील ना हो एंड इसलिए बिलीव करता है कि दोनों वेल्थी फैमिली से होने चाहिए। इस थॉट के साथ उसके माइंड में एक आइडिया आता है क्योंकि अगर दोनों वेल्थी फैमिली से हैं तो शायद वो मनी मेक करने के तरीकों के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। इसलिए वो आस्क करता है कि किसी ऐसे पर्सन के लिए क्विक मनी मेक करने का तरीका है जो एक टेक्निक बाय करना चाहता है लेकिन उसके पास पैसे नहीं है। जोई आस्क करता है कि क्या कुछ भी काउंट्स जैसे बैंक रॉब करना, लेकिन वो रिप्लाई देता है कि ये भी अलाउड नहीं है। ब्लॉन्ड गाय थॉटफुल हो जाता है इमेजिन करने की कोशिश करते हुए एक तरीका विदाउट लिमिट्स के क्विकली पैसे गेट करने के लिए एंड कंक्लूड करता है
कि एकमात्र ऑप्शन ये है मिरेकल जोन, जिसे ब्लैक वाटर डिस्ट्रिक्ट कहते हैं। इस मोमेंट शाओया अपीयर करती है उसके हेड पर पंच मारते हुए एंड पूछती है कि नॉनसेंस टॉक न करे, क्योंकि अगर किसी टीचर को सुन लिया तो उन्हें एक ह्यूज स्कोल्डिंग मिलेगी। एमसी क्यूरियस हो जाता है एंड पूछता है कि सो कॉल्ड मिरेकल जोन ऑफ द ब्लैक वाटर डिस्ट्रिक्ट क्या है। ब्लॉन्ड गाय स्माइल करता है एंड कहता है कि वो सिर्फ जोक कर रहा था, क्योंकि हालांकि उसने सुना है कि वहां एनीथिंग हो सकता है। स्कूल किसी भी स्टूडेंट को क्लोज आने से फॉरबिड करता है एंड अगर कॉट हो जाओ तो बिना इवन डिस्कशन के एक्सपोज हो जाओगे। फिर वो आस्क करता है कि कॉम्बैट टेक्निक लर्न करने के लिए कितना पैसा चाहिए, जो वो चाहता है। एमसी रिप्लाई देता है कि लगभग 300,000 एंड दोनों को स्केयर लगता है, क्योंकि ये एक वेरी हाई अमाउंट है। इमीडिएटली दोनों अपनी बैलेंसेस चेक करते हैं, लेकिन रियलाइज करते हैं कि उनके पास सब पैसे नहीं हैं। चेन हाउएवर थॉटफुल हो जाता है जो उसने सुना है, क्योंकि डेस्परेट टाइम्स कॉल करते हैं डेस्परेट मेजर्स के लिए। तो वो डिस्ट्रिक्ट को चेक करने का डिसाइड करता है स्कूल छोड़ने के बाद। लेटर एट नाइट ब्लैक वाटर रोड पर एमसी अप्रोच करता है अपने फोन पर लोकेशन का यूज करते हुए एंड रियलाइज करता है कि जगह उसके हाउस से वेरी फार नहीं है, क्योंकि कार से सिर्फ कुछ मिनट्स लगे। वो इमेजिन करता है कि उसने अपनी यूनिफॉर्म को चेंज किया है ताकि अगर किसी को देखा जाए तो उसे रिकॉग्नाइज ना किया जा सके। एंड फिर अपने मास्टर को पूछता है कि उसे क्या लगता है कि उस जगह में क्या होगा। हालांकि वो कंफ्यूज्ड हो जाता है, क्योंकि ईविल गॉड की बुक अपीयर नहीं हुई किसी आंसर को देने के लिए। वो कहता है कि वो जानता है कि आउटर जोन्स में बहुत सारे हाई लेवल के एनवॉयज नहीं है, तो बिलीव करता है कि वो अकेले हैंडल कर सकता है, इवन सीइंग करते हुए कि जगह क्लियरली लॉन्ग टाइम से अबैंडन्ड है। सडनली वो कुछ नॉइजेस सुनता है एंड कंक्लूड करता है कि वहां किसी के वॉकिंग करने के साइंस हैं। एंड एक डोर के अंदर लाइट देखते हुए इमेजिन करता है कि कोई इंटरेस्टिंग सीक्रेट डिस्कवर करने के लिए होना चाहिए। जैसे कि वो अंदर एंटर करने लगता है, कुछ लोग अराइव करते हैं एंड सिनिस्टर फेसेस के साथ देखते हैं। चेन स्टेयर्स के डाउन जाने के बाद वो सरप्राइज्ड है, क्योंकि सो कॉल्ड मिरेकल जोन सच में अमेजिंग है, क्योंकि ये एक सीक्रेट सिटी की तरह है। वो डर्टी स्ट्रीट्स को ऑब्जर्व करता है एंड लोगों को इलीगल डील्स करते हुए देखता है। जबकि ये सब देख रहा है, वो कंक्लूड करता है कि ये सेंस बनता है कि ये कंप्लीटली लॉलेस प्लेस को क्यों मेंशन करना फॉरबिडन है, क्योंकि प्रॉफिट्स किसी भी तरह से बनाई जा सकती हैं। एंड बिलीव करता है कि वो शायद डेडलाइन से भी पहले मनी गेट कर सकता है। सिर्फ तब वो अपनी आंखें क्लोज करता है एंड बैक देखते हुए पूछता है कि वो कितने लंबे टाइम के लिए चेस होगा। एक मैन अपने ग्रुप के साथ अप्रोच करता है एंड कहता है कि वो उसे डिफीट करने की प्लानिंग कर रहा था जब उसे चांस मिलता, लेकिन चूंकि उसे डिस्कवर किया गया, वो कुछ और ज्यादा एग्रेसिव में चेंज करना डिसाइड करता है। एमसी क्वेश्चन करता है कि वो उसे क्यों डिफीट करना चाहता है एंड वो रिप्लाई देता है कि वो बहुत अच्छे से जानता है कि चेन किस काइंड का पर्सन है, क्योंकि वो ऐसे बहुत लोगों को देख चुका है जो डिस्गाइज ब्रैट्स हैं। एंड बिलीव करता है कि वो चेन के रैंसम से बहुत सारे पैसे मेक कर सकता है। एमसी को ये फनी लगता है, क्योंकि उसके रैंसम के लिए पे करने के लिए कोई नहीं है। मैन अप्रोच करता है एंड अपने फेस पर लाइट पैट्स देते हुए कहता है कि वो एक पावरफुल ऑरेकल है, तो उसे पोलाइट रहकर रैंसम में कोऑपरेट करने को कहता है। चेन उसे रूड कहता है एंड उसी इंस्टेंट अपने हेड को स्लैप करता है, उसे फुल फोर्स के साथ ग्राउंड के अगेंस्ट थ्रो करते हुए। ये देखना थग्स को स्केयर कर देता है, जो इमीडिएटली अपने नाइव्स ड्रॉ करते हैं एंड अटैक के लिए चार्ज करते हैं। हालांकि 2 क्रेट्स फ्लाइंग करते हैं एंड उन दोनों क्रेजी को हेड ऑन हिट करते हैं। ये एमसी को भी कंफ्यूज छोड़ देता है, जब तक कि सडनली किसी ने उसके सामने अपीयर नहीं किया एंड उसका हैंड ग्रैब करके उसे फॉलो करने को कहता है। एंड दोनों रन करते हैं जब तक दूसरी जगह पर ना पहुंच जाए। एमसी उसे थैंक करता है सेविंग करने के लिए, हालांकि वो उन दोनों गाइस को पूछताछ के लिए यूज करने वाला था। एंड वो पूछती है कि क्या चांस से वो चेन है। ये क्वेश्चन उसे शॉक्ड रखता है, जब तक कि वो ना पूछे कि क्या वो उसे जानती है। वो एम्बेरेस्ड हो जाती है, क्योंकि उसे अपीयरेंसेस कीप करनी थी, लेकिन जल्दी ही उसे ये स्ट्रेंज लगता है कि उसे याद नहीं है। तो रिप्लाई देती है कि नहीं, उसके कॉलर को पॉइंट करते हुए जिस तरह से उसे आइडेंटिफाई किया। चेन सरप्राइज्ड है, क्योंकि उसे रियलाइज नहीं था कि उसका नाम कॉलर पर लिखा है, तो उसे थैंक करता है। वो रिलीव्ड फील करती है, क्योंकि उसने ऑलमोस्ट अपना डिस्गाइज लूज कर दिया था। फिर उसे ब्लैक वाटर डिस्ट्रिक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज न करने को कहती है, क्योंकि ये डेंजरस है, तो ऑफर करती है कि उसे बाहर निकाल दे। हालांकि वो रिफ्यूज करता है एंड थैंक करता है, क्योंकि उसे उस जगह में अर्जेंट बिजनेस है। फर्दरमोर वो डाउनकास्ट हो जाता है, क्योंकि अगर लड़की बोल दे कि एक स्टूडेंट वहां था तो वो ट्रबल में पड़ सकता है। जैसे कि वो जा रहा था, गर्ल शुरू करती है इमेजिन करने के लिए कि चैन को आखिरी बार देखे हुए कितने सालों हो गए, एंड वंडर करती है कि क्या वो सच में भूल गया है या प्रिटेंड कर रहा है, एंड क्या वो सच में एक स्टूडेंट है। वो समझ नहीं पाती कि वो किस डेंजरस जगह में क्या कर रहा है। वो भी नोटिस करती है कि समथिंग डिफरेंट था उसे टच करते समय, एंड क्वेश्चन करती है कि क्या चांस से वो एक ऑरेकल बन गया समवेयर एल्स। एमसी अपने डील्स करता है एंड कंक्लूड करने के बाद सोचता
है कि उसके पास पहले से ही बेसिक्स कवर करने के लिए काफी अमी है, लेकिन जानता है कि उसे और पैसे मेक करने के लिए एक और तरीका ढूंढना होगा। इस मोमेंट एक मैन उसका ध्यान खींचता है एंड कहता है कि वो एक टूर गाइड है, क्योंकि वो उस जगह के बारे में सब कुछ जानता है, तो इसलिए उसे कुछ भी आस्क कर सकता है। एमसी सरप्राइज है ये जानकर, तो आस्क करता है कि वो उस जगह में क्विक मनी कहां मेक कर सकता है। मैन स्माइल करता है एंड कहता है कि उसे फॉलो करे, क्योंकि वो एक ईजी जगह जानता है। नई लोकेशन पर अराइविंग करने पर एक बैटल हो रहा होता है एंड वो आस्क करता है कि क्या चांस से ये एक अंडरग्राउंड फाइट क्लब है। मैन रिप्लाई देता है कि हाँ, एंड कि ये मनी हब है। वो एक्सप्लेन करता है कि उस रात एक स्पेशल फाइट हो रहा है, क्योंकि विनर को कैश प्राइज मिलता है प्लस बेट्स का एक पोर्शन, एंड इवन ऑरिकल्स फाइट के लिए भी अपीयर करते हैं। एमसी रियलाइज करता है कि ऑल्दो फाइटर स्ट्रांग लगता है, लेकिन वो लेवल 1 है एंड प्राइज अमाउंट देखते हुए अंडरस्टैंड करता है कि ये एक परफेक्ट चांस है मनी गैदर करने के लिए। मैन पूछता है कि क्या चांस से वो एंटर करना चाहेगा, क्योंकि वो कुछ चिप्स अरेंज कर सकता है, लेकिन वो कहता है कि चिप्स को फॉरगेट करो, क्योंकि वो प्राइज मनी लेगा। गाय कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि पहली बार सोचा कि वो बेटिंग से मनी मेक करेगा, न कि फाइटिंग से। इस मोमेंट लिन अपीयर करती है, क्योंकि उसने एमसी को एंटर करते देखा, जब तक कि वो शॉक्ड ना हो जाए आगे देखते हुए, क्योंकि वो एमसी को रिंग के अंदर देखती है एंड अंडरस्टैंड नहीं करती कि क्या हो रहा है। फाइटर खुद को इंट्रोड्यूस करता है एंड कहता है कि वो सब में स्ट्रांगेस्ट है, लेकिन बोलना खत्म करने से पहले चेन उसके फेस पर एक पंच लैंड करता है, जो उसे रिंग के दूसरी साइड पर भेज देता है। वो सिर्फ ये सोच सकता है कि उसे जल्दी से फिनिश करना है, तो तुरंत अगला आने को कहता है। मैन ऐसा ही करता है, लेकिन अगले ही सेकंड वो फ्लाइंग भेज दिया जाता है। ये अगले फाइटर को स्केर्ड कर देता है, लेकिन अभी भी टू लेट है, क्योंकि वो भी एमसी के सिंगल ब्लो से फ्लाइंग भेज दिया जाता है। एक बिजनेसमैन फ्राइटेंड हो जाता है, जो देख रहा है, क्योंकि उन्होंने चेन को फाइट करने दिया था सिर्फ इसलिए कि वो वीक लग रहा था, एंड समझ नहीं पाता कि हेल क्या हो रहा है। इस मोमेंट एक हेंचमैन पास आता है एंड कहता है कि सभी कॉन्ट्रैक्टेड फाइटर्स ने मैचेस को गिव अप कर दिया एंड क्लाइंट्स भी सोचते हैं कि वो रिगिंग कर रहे हैं एंड इसलिए रिफंड्स चाहते हैं। वो डिस्पेयर्स करता है क्योंकि ये प्रॉब्लमैटिक होगा, तो स्पेशल फाइटर को रिलीज करने का ऑर्डर देता है। मीनवाइल रिंग में एमसी सबको खत्म कर देता है, जो भी उसे चैलेंज करने की हिम्मत करे, और चूंकि वो जानता है कि जिस गाय को उसने डिफीट किया वो लास्ट वन था, तो पूछता है कि क्या चांस से वो अभी प्राइज पा सकता है। हालांकि ये अनाउंस किया जाता है कि अभी एक और फाइट है, एंड ये एक्चुअली सबसे ज्यादा एक्साइटिंग है। वो वरी करता है कि ये इसलिए है क्योंकि शायद ऑर्गेनाइजेशन ने कभी प्लान नहीं किया कि उसे पे करे। इस मोमेंट एम्प्लॉइज एंटर करते हैं स्पेशल फाइटर को कैरी करते हुए, एंड एमसी को स्केयर लगता है, क्योंकि अनाउंस किया जाता है कि नेक्स्ट फाइटर है एबरेशन एनएलॉन। आफ्टर पोजिशनिंग करने के बाद मॉन्स्टर को वो रिस्ट्रेंट से रिलीज करते हैं, जब तक कि वो ग्राउंड पर ना गिर जाए। एमसी बिना समझे देखता रहता है जब तक कि उसके नेक के बैक पर एक डिवाइस एक्टिवेट ना हो जाए, एंड वो राइज करने लगता है हिडियस फेस को शोइंग करते हुए जो उसके पास है। ऑडियंस में एक वुमन कहती है कि ये स्कैरी है, एंड उसका हस्बैंड उसे वरी ना करने को कहता है, क्योंकि वो उसे प्रोटेक्ट करने के लिए यहां है। लेकिन अपने थॉट्स में वो रिलीव्ड है आखिरी रो में बैठने के लिए, क्योंकि वो ऑलमोस्ट अपने आप को पी कर देता। लिन भी स्कैर्ड है एंड समझ नहीं पाती कि ऐसा मॉन्स्टर वहां क्यों है। अपने फोन को टाइट पकड़ते हुए वो इमेजिन करती है कि चेन ऐसे लेवल के मॉन्स्टर को हैंडल नहीं कर पाएगा, एंड भी जानती है कि वो उसे रेस्क्यू नहीं कर सकती, क्योंकि ये उसकी लोकेशन को एक्सपोज कर देगा। वो इंक्रीजिंगली फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है। मीनवाइल एमसी को अनोइंग लगता है कि ईविल बुक इतने क्रूशियल मोमेंट पे अपीयर्स नहीं करती, एंड जानता है कि निफ्लो डेफिनेटली अपने लास्ट ओपोनेंट से अलग है। वो डायरेक्टली मॉन्स्टर को देखता है एंड इमीडिएटली रियलाइज करता है कि ये कितना फ्राइटनिंग है, क्योंकि वो ज्यादा एक हंटर की तरह लग रहा है जो अपनी प्रे की तरफ जा रहा हो। उसी इंस्टेंट निफ्लिन अपनी फिंगर मूव करता है एंड इंस्टेंटली चेन के फेस पर अटैक करता है, जो नैरोली डॉज करता है शॉक में। वो बिलीव नहीं कर सकता कि अटैक कितना फास्ट था, एंड अगर वो इंस्टिंक्टिवली डॉज ना करता तो उसे उस ब्लो से मर जाता। वो टर्न करता है एंड रियलाइज करता है कि मॉन्स्टर उसे किल करने की कोशिश कर रहा है, तो चार्ज करता है दोनों आर्म्स को अपने ओपोनेंट के पकड़ते हुए, क्योंकि वो अब और होल्ड बैक नहीं कर सकता। हालांकि मॉन्स्टर की स्ट्रेंथ ऐसी है कि वो उसे बैकवर्ड ड्रैग करने लगता है, एंड ये उसे और भी वरीड बना देता है, क्योंकि उसे फाइट को क्विकली फिनिश करना होगा। वो डिसाइड करता है कि अपने लेवल को 4 तक रेज करे, एंड उसी इंस्टेंट उसकी पावर शुरू हो जाती है ओवरफ्लो करते हुए उसके बॉडी के थ्रू, एंड दोनों हैंड से एक हैमर फॉर्मिंग करते हुए वो हार्ड स्ट्राइक करता है मॉन्स्टर को ग्राउंड के अगेंस्ट, जो तक नुकसान पहुंचाता है डिवाइस को। वो कीप वॉचिंग करता है एंड कंसिडर करता है कि क्या ये ओपोनेंट मर गया, लेकिन उसी सेकंड निफ्लिन काउंटर अटैक करता है, उसे ग्रेज करते हुए अपनी स्ट्राइक से। चेन रिट्रीट करता है क्योंकि उसकी स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक का उतना इफेक्ट नहीं हुआ, क्योंकि मॉन्स्टर की थिक स्किन बहुत रेजिस्टेंट है। वो कीप रनिंग करता है इमेजिन करते हुए
कि उसे एक वेपन चाहिए। इस मोमेंट निफ्लो फिर से अटैक करता है रेजिस्टेंट स्किन से, जो उसने अपनी फिंगर से क्रिएटेड किया था, एंड एमसी अपॉर्चुनिटी लेता है उसे हाफ में ब्रेक करने का। फिर वो स्किन को वेपन के तौर पर यूज करता है एंड डायरेक्ट ब्लो लैंड करता है मॉन्स्टर की नेक पर, तक उसका जॉ ब्रेक हो जाता है। ये उसे फ्रस्ट्रेट करता है क्योंकि ब्लो सुपरफिशियल था डिस्पाइट कॉजिंग डैमेज को। इस मोमेंट मॉन्स्टर पूरे अरीना में गैस रिलीज करने लगता है एंड चेन वंडर करता है कि क्या ये टॉक्सिक मिस्ट है, लेकिन रियलाइज करता है कि ये सिर्फ ऑर्डिनरी मिस्ट है, क्योंकि वो ओवर थिंक करता है, वो डिस्ट्रैक्टेड हो जाता है एंड एक ब्लो डायरेक्टली उसके स्टमक पर लैंड हो जाता है। वो काउंटर अटैक की कोशिश करता है लेकिन सिर्फ मिस करता है एंड एक और हिट उसके बैक पे मिलता है। वो डिफेंड करने की कोशिश करता है उन काउंटलेस ब्लोज से जो वो ले रहा है, इमेजिन करते हुए कि वो मिस्ट में कुछ नहीं देख सकता एंड सब कुछ जो उसे करना है वीकनेस को फाइंड करना है। वो जानता है कि भले ही वो अटैक से सर्वाइव कर ले, किसी पॉइंट पर बोरोड पावर खत्म हो जाएगी एंड इसलिए उसे फाइट को उससे पहले फिनिश करना होगा। वो काल्म डाउन करने की कोशिश करता है क्योंकि उसे अपनी सब सेंसेस को यूज करके एनिमी की पोजीशन को देखना होगा। वो इसके बारे में सोचता है एंड फोकस करने की कोशिश करता है जितना ज्यादा हो सके। ऐसा करके वो मिस्ट में कुछ फिगर्स मूव होते देखने लगता है एंड ये उसे कॉन्फिडेंट बनाता है जब तक कि एक और अटैक ना आए एंड वो ओपोनेंट की आर्म को टाइम पर ग्रैब कर लेता है, फिर उसे कट ऑफ कर देता है, मॉन्स्टर को स्क्रीम करवाते हुए पेन में। एमसी वेस्ट नहीं करता समय एंड अटैक करता है एक ओपनिंग फाइंड करके, जब तक कि उसे अपने हार्ट को इलेक्ट्रोक्यूटेड फील ना हो, इंप्लाइंग करता है कि वो अपनी लिमिट तक पहुंच रहा है। इसी वजह से निफ्लो उसके हैंड को हिट करने में मैनेज करता है तक वेपन नॉक अवे हो जाता है। फिर अटैक करता है अपनी टंग से, फिर से उसके स्टमक को हिट करते हुए। वो गिव अप नहीं करता एंड डिसाइड करता है कि और भी पावर बोरो करे। सिर्फ तब वो मॉन्स्टर की टंग्स को ग्रैब करता है एंड पूरी स्ट्रेंथ के साथ अपनी तरफ पुल करता है। फिर दोनों हैंड से फर्मली उसके माउथ को ग्रैब करता है एंड पूरी स्ट्रेंथ के साथ वॉर्न करता है कि ये ओवर नहीं है। सिर्फ तब वो स्क्रीम करने लगता है एंड बिना हेजिटेशन के अपनी कोलोसल स्ट्रेंथ से मॉन्स्टर को 2 में टीयर कर देता है। बिजनेसमैन समझने की कोशिश करता है कि क्या हुआ, लेकिन फॉग की वजह से नहीं कर पाता जब तक कि वो टेरिफाइड होकर रिजल्ट ना देखे, बिल्कुल लिन की तरह, जो समझ नहीं पाती कि जो वो देख रही है वो कैसे पॉसिबल है, क्योंकि सीधे उसके सामने चेन है जो मॉन्स्टर के 2 पीसेस को अपने हर हैंड में होल्ड कर रहा है। उन्हें ग्राउंड पर थ्रो करने के बाद वो बैक देखता है एंड अपनी ईविल गेज से सभी सिक्योरिटी गार्ड्स को टेरिफाई कर देता है। बिजनेसमैन कीप आस्किंग करता है कि ये कैसे पॉसिबल है एंड फुल फ्यूरी में कहता है कि वो बिलीव नहीं कर सकता कि उसका स्टार फाइटर जिसके लिए उसने हाई प्राइस पे किया सिंपली किल हो गया। एमसी रिंग में स्टैंडिंग रहता है, ऑर्गेनाइजर्स को शोर मचाते सुनकर कि वो कॉम्पिटिटर को कंग्रेचुलेट करने जाए, न्यू चैंपियन को, एंड ये उसे वंडर करवाता है कि क्या फाइनली ये ओवर है। इसके बाद अरीना के बैक स्टेज में ऑर्गेनाइजर्स कैश प्राइज को शो करते हैं एंड इन्फॉर्म करते हैं कि टोटल 510,000 है। चेन अपना हैंड रीच करता है लेकिन उनमें से एक ब्रीफ केस को क्लोज कर देता है, फिर उसे वेट करने को कहता है एंड फ्यूरियस होकर उसे ऑर्डर देता है कि एक कॉन्ट्रैक्टेड फाइटर बन जाए अपनी अग्रीमेंट के अंतर्गत कंपीट करते हुए। सिर्फ तभी उसे 510,000 मिलेंगे, वरना सिर्फ 110,000 एक्सेप्ट करके चल जाए। चेन क्वेश्चन करता है कि इसका क्या मतलब है और चिल्लाते हुए वॉर्न करता है कि सभी कॉन्ट्रैक्टेड फाइटर्स भाग गए हैं एंड मेन फाइटर ऑफ द इवेंट जिसे एमसी ने किल किया, कॉम्पेंसेशन के लिए वो रनी है। वो क्लियर करता है कि एडिशनल फाइट्स के बारे में कोई मेंशन नहीं था एंड इसलिए रिंग में स्टेपिंग ऑटोमेटिकली मतलब है एक लाइफ और डेथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करना, तो किलिंग करना बस एक कॉन्सिक्वेंस था। बिजनेसमैन इंक्रीजिंगली इंटिमिडेटेड हो जाता है, खासकर सिनिस्टर ऑरा देखकर जो एमसी इमिट कर रहा है। इसीलिए वो अपनी गन ड्रॉ करता है, आस्किंग करता है कि चेन हु द हेल है जो डिमांड्स करने की सोचता है। हालांकि एक ही सेकंड में वो पास आता है एंड एक हैंड से गन को डिस्ट्रॉय कर देता है, भी उसकी फिंगर को ब्रेक कर देता है। इसीलिए पैंग चिल्लाता है कि तुरंत सब शूट करो। हेंचमैन अपनी गन्स पॉइंट करते हैं चेन, बट जो बस देखता है। उसी टाइम ऑडियंस में सब स्टार्टल्ड होते हैं जब गन शॉट्स सुनते हैं। सडनली एक हेंचमैन विंडो से थ्रू फ्लाई करता है एंड ग्राउंड पे क्रैश करता है, जबकि लोग पूछते हैं कि क्या ये किसी तरह की मूवी सीन है, क्योंकि जंप इंसेनली हाई था। लिन हाउएवर रियलाइज करती है कि क्या हो सकता है। मीनवाइल एमसी सबको बीटिंग करते हुए घूमता है एंड भले ही हेंचमैन गनफायर से रिटेलिएट करें, वो बस डॉज करता है एंड उन्हें ग्राउंड पर पंच करता है सब स्ट्रेंथ के साथ। फिर वो लीव करने की कोशिश करता है लेकिन नोटिस करता है कि एलिस ब्लॉक्ड है एंड शुरू करता है वरी करने के लिए, क्योंकि उसका दिल हर्ट कर रहा है, क्योंकि उसने बहुत सारी बोरोड एनर्जी यूज की है और वर्स के लिए उसकी इंजरीज वर्सन हो रही हैं एंड उसका बॉडी जल्दी ये गिव आउट हो जाएगा। सडनली लिन अपीयर करती है उसे पुल करके एंड अपना माउथ ढक देती है, क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड्स एवरीवेयर सर्च कर रहे हैं। चेन पूछता है कि क्या चांस से वो सेम पर्सन है पहले से, एंड वो उसे अपनी स्ट्रेंथ सेव करने को कहती है कि वो एक सीक्रेट पैसेज जानती है गेट आउट करने के लिए
एंड ऑर्डर देती है कि वो डायरेक्टली एग्जिट तक जाए बिना टाइम वेस्ट किए, पहले लोग वापस आए। वो अपना मास्क कंप्लीटली एग्जॉस्टेड होकर निकालता है, थैंक करता है उसे हेल्प के लिए, एंड रन करता है बिना टाइम वेस्ट किए। उस मोमेंट उसकी सुपीरियर उसे कॉन्टैक्ट करती है, आस्किंग करती है कि क्या वो अगेन डिस्ट्रिक्ट में बिजी है, एंड वो रिप्लाई देती है कि उसे अपने ग्रैंडफादर से टॉक करना है क्योंकि उसने कुछ कॉमन डिस्कवर किया। बहुत सारा रन करने के बाद एमसी आखिरकार अपने घर आता है एंड इमीडिएटली अपने नीज पे गिर जाता है क्योंकि उसका दिल बैडली हर्ट कर रहा है और भी सोचता है कि वो इसे और ज्यादा नहीं ले सकता। वो रेजिस्ट करने की कोशिश करता है लेकिन अनकॉन्शियस कोलैप्स कर जाता है। वो ड्रीम में जाता है जहां उसकी माँ कहती है कि वो 2 या 3 सालों में बेटर हो जाएगी, एंड फोन पे कहती है कि वो उसे मैरिड होते देखना चाहती है और चिल्ड्रन भी एंड भी वॉच करना चाहती है जबकि वो ओल्ड हो जाए, लेकिन अपोलोजाइज करती है क्योंकि उसके पास और स्ट्रेंथ नहीं है पाथ को वॉक करने के लिए उसके साथ। एंड उसकी फाइनल वर्ड्स होती हैं कि वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करती है। साइलेंस में जाने से पहले उस मोमेंट वो क्राई करते हुए जाग जाता है और कंफ्यूज्ड है कि क्या हुआ। सिर्फ तब वो साइड को देखता है एंड वंडर करता है कि क्या ये बॉडी के फॉर्मर ओनर का हाउस है, एंड रियलाइज करता है कि वो अभी भी अलाइव है। वो रिलीफ से साई करता है क्योंकि उसका ड्रीम उसे वेकअप करा गया, जब तक कि एक वॉइस उसे स्टार्टल न करे, आस्किंग करते हुए कि क्या वो अवेक है। ये इविल गॉड था, कहते हुए कि वो फॉर अ वाइल अवे रहा था क्योंकि उसे कहीं और बिजनेस हैंडल करनी थी। एंड जब तक उसने देखा कि वो 2 होल डेज के लिए बैड कंडीशन में था तो बिलीव किया कि वो सर्वाइव नहीं करेगा, एंड इसीलिए एक्सप्लेनेशन डिमांड करता है, लेकिन आंसर पाने से पहले शुरू करता है फ्यूरियसली चिल्लाते हुए क्योंकि वो सर्टन है कि एमसी ने उसकी बोरोड पावर यूज की कुछ मॉन्स्टर को किल करने के लिए, भले ही उसने वॉर्न किया हो पावर को रेकलेसली यूज न करने के लिए। चेन बस साइलेंटली सुनता है एंड एक्सप्लेन करता है कि उसके पास कोई चॉइस नहीं था क्योंकि वो डाई सकता था। किताब पूछता है कि क्या चांस से वो सोचता है कि वो उसे बैक लाएगी अगर वो डाई हो जाए, एंड क्लियर करता है कि लास्ट टाइम उसे रिवाइव करते समय उसने अपनी मोस्ट पावर यूज की, एंड इसीलिए अगर फिर से ऐसा होता है तो इवन खुद भी सेव नहीं कर पाएगा। ऑर्डर करता है कि वो इस सेकंड चांस को बेटर अप्रिशिएट करे। एमसी बस साइलेंट सुनता है एंड एडमिट करता है कि उसे एक्सपेक्ट नहीं था इविल गॉड से ऐसा कुछ सुनने के लिए, भले ही सर्टन है कि उसे सच में उस अपॉर्चुनिटी को बेटर एडवांटेज लेनी चाहिए। किताब कहती है कि वो रिलीव्ड है कि वो समझ गया, एंड कन्फेस करती है, फाइंडिंग करते हुए कि ये स्ट्रेंज है कि जो क्रीचर उसने फेस किया वो लिखना चाहता था क्योंकि वो ह्यूमन ना लग रहा था एंड न ही वो उस वर्ल्ड से लग रहा था। वो रिप्लाई देता है कि किसी भी तरह से अब वो अरीना में नहीं जाना चाहता, जो हेल की तरह लगा, एंड शुरू करता है थिंकिंग करने के लिए गर्ल के बारे में जो उसे डिस्ट्रिक्ट में हेल्प करी। हालांकि वो अपना फोकस चेंज नहीं कर सकता क्योंकि उसे अपना लेवल नो करना होगा। इसके बारे में सोचते हुए वो मनी को याद करता है एंड ब्रीफ केस को ओपन करते हुए नोटिस करता है कि ये इंटैक्ट है, जो उसे रिलीव करता है क्योंकि 510,000 के साथ उसे डेट्स के बारे में वरी नहीं करना पड़ेगा जब तक रीजनल टूर्नामेंट के बाद ना आए, एंड अपने लेवल को लर्न करने पर सोलली फोकस कर सकता है। वो फिर कहता है कि उसे अपने स्टमक के वुंड को ट्रीट करना होगा बिना स्कूल वापस जाने से पहले क्योंकि अनलाइक माइनर इंजरीज के ये खुद ही हील नहीं होते। हालांकि वो सिट डाउन करता है क्योंकि उसे हॉस्पिटल ट्रीटमेंट की जरूरत होगी एंड फिर से मनी स्पेंड करना पड़ेगा। इसके बाद वो हॉस्पिटल जाता है एंड एक बार ट्रीटमेंट कंप्लीट होने के बाद डॉक्टर एक्सप्लेन करता है कि वुंड कंप्लीटली हील हो गया है, एंड पूछता है कि क्या चांस से वो एक ऑरिकल्स है क्योंकि हीलिंग स्पीड नॉर्मल नहीं था। वो रिप्लाई देता है कि हाँ वो है, एंड डॉक्टर स्माइल करते हुए कहता है कि ऑरिकल्स ऑफ्टन इंजर्ड होते हैं तो एक प्रमोशन है क्योंकि वो प्रॉबेबली फिर से हर्ट होगा, लेकिन वो रिफ्यूज करता है एंड थैंक करता है स्टैंडर्ड मेडिकेशन के लिए। वो रिलीफ फील करता है कि मॉन्स्टर की टंग पॉइजनस नहीं थी। उस मोमेंट डॉक्टर एक वायल प्रेजेंट करता है एंड उसे टेक करने को कहता है, लेकिन एमसी को यह स्ट्रेंज लगता है क्योंकि वो ग्लोइंग है एंड इसलिए पूछता है कि ये क्यों इतना शाइन कर रहा है, लेकिन डॉक्टर रिप्लाई देता है कि वो कोई ग्लो नहीं देखता क्योंकि ये बस एक कॉमन एंटी इन्फ्लामेटरी है ऑरिकल्स के लिए। चेन को स्ट्रेंज लगता है क्योंकि वो क्लियरली वायल में ग्लो देख सकता है एंड वंडर करता है कि क्या सिर्फ वही हो जो ये देख सकते हैं। डॉक्टर फिर से सेल करने की कोशिश करता है अपना प्रमोशन, पॉइंटिंग आउट करते हुए कि शायद वो हेलुसिनेटिंग है स्ट्रेस की वजह से, लेकिन वो फिर से रिफ्यूज करता है। तब नोटिस करता है कि रूम में सभी वायल्स ग्लोइंग हैं, साथ ही हॉस्पिटल में कुछ लोग भी। वो सबको स्ट्रेंज पाता है एंड पॉन्डर करता है कि क्या ये वन ऑफ द इफेक्ट्स है एक ऑरिकल बनने की। एंड जहां तक वो जानता है डिफरेंस ऑर्डिनरी पीपल और ऑरिकल्स के बीच है एनहांस्ड स्टार एनर्जी। वो वंडर करता है कि क्या ये इंसिडेंट ने ये ट्रिगर किया, एंड फील खुश होता है क्योंकि अगर ये ट्रू है तो ये ग्रेट होगा क्योंकि एक ऑरिकल की लेवलिंग डिपेंड करती है स्टार एनर्जी को अब्सॉर्ब करने पर, एंड अगर वो सच में परसीव कर सकता है तो वो एफिशिएंटली अब्सॉर्ब कर सकता है।